मैं आज एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ सीएमए के पीवाईक्यूज से और एमक्यूपीज से करूंगा, जहां से पेपर में आता है। पीवाईक्यूज एंड एमक्यूपीज हम कवर करने वाले हैं इसमें सारे, जिसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8:03 हो चुके हैं, 2 मिनट के अंदर मैं सेशन को शुरू कर दूंगा। 82 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। लव फ्रॉम कर्नाटका, धन्यवाद भाई। वी विल ऑल्सो सॉल्व एमसीक्यू बैंक। नहीं बेटा, एमसीक्यू बैंक अगर आपके पास समय है तो रीड कर लीजिए बस। मैं भी सूरत से हूं, एक बच्चा और सूरत से। एमसीक्यू पोल में बेटा थोड़ा सा समय लग जाएगा, हम जल्दी जल्दी करेंगे ना। स्वस्थ विहार वाले सेंटर पे आना, भारतीय पब्लिक स्कूल। बेटा हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, और जब तक मैं वापस आता हूं तो जो हमें सबसे पास पड़ता है उस वाले सेंटर पे जाते हैं। मलयालम, क्या मलयालम अर्जुन? मलयालम भाषा में बात करूं क्या? अभी तक एमसीक्यू नहीं किए हुए, अब करवाता हूं। बैंक आप खुद से कर लीजिएगा। एवरीवन लाइक करो। देखो होलिकेश कितना अच्छा बच्चा है, सब बच्चों से बोल रहा है कि इसको लाइक करिए। लव फ्रॉम बिहार, धन्यवाद भाई। सर पेपर तक स्ट्रेटजी प्लीज, सर पेपर तक स्ट्रेटजी। क्या कह रहे बेटा? एफएम की लाइव लोगे क्या कल? यस, कल एफएम पढ़वाऊंगा समृद्धि, कल एफएम कराऊंगा आपको। मॉर्निंग में जीएसटी कराऊंगा मैं आपको, जीएसटी के पीवाईक्यूज हर चैप्टर के। जीएसटी जल्दी होने वाला भी है ना, आप जल्दी से कर सकते हो। 8:04 हो चुके हैं, 1 मिनट और के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा। आरसीएम रजिस्ट्रेशन सब मैंने फ्री लेक्चर्स में डाला हुआ है, जाके ऐप पे डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है, चलो 90 स्टूडेंट्स बेटा ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे लगता है अगले 1 मिनट में 10 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे और हम शुरू कर देंगे। 8:05 हो चुके हैं, अब मैं कर रहा हूं शुरू। धीरे धीरे आपसे भी पूछता रहूंगा और आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप सारे बच्चे रेलेवेंट क्वेरीज करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लव फ्रॉम महाराष्ट्र, क्या बात है, महाराष्ट्र से भी बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में 7 या 8 बजे होगा, मैं पहले ही बता दूंगा। सर आई डोंट नो हिंदी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सम पॉइंट्स कंटेक्स्ट इन इंग्लिश? आई विल ट्राई टू तरुण, बट इफ आई टेल ऑल द कंटेंट्स इन इंग्लिश, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड, because many are from Bihar and any other states, because in English case majority of the students will not understand, so I cannot speak all the language, all the content in English, it will be very problematic। कल एग्जाम देके आते ही कॉस्टिंग की तैयारी शुरू कर देंगे। यस, चलो अब करते हैं स्टार्ट। सारे बच्चे बोलो लेट स्टार्ट। 100 से ज्यादा बच्चों बेटा जुड़ चुके हैं, और हमारा चैनल शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑन यूट्यूब है आज की डेट में सीएमए कम्युनिटी में, और बच्चे आंसर भी देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्वेश्चन छुपा दिया है। सारे बच्चे बोले लव फ्रॉम ओडिशा, धन्यवाद भाई। स्लैब रेट दोनों यूज होंगे आपके, 2.5 लाख वाला भी 4 लाख वाला भी, अभी समझा दूंगा आपको लास्ट में। पेपर तक जुड़े रहिएगा। चलिए सारे बच्चे बोलो लेट स्टार्ट, तब मैं स्टार्ट करूंगा। 7 बजे रख लो सर, फिर ट्रेवल और वो 7 बजे कोशिश करिए। लव फ्रॉम प्लूटो प्लैनेट, नालायक आदर्श सर, यू आर ग्रेट, धन्यवाद। चलो ऐसे भाग रहे बेटा आप लोगों के मैसेजेस देख नहीं पा रहा हूं मैं इतनी जल्दी जल्दी। अब मैं शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, सर एज पर इनकम टैक्स एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इन विच फरवरी मंथ हैज ओनली 29 डेज इफ इन इंडिया दैट ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने दिन रहेगा वो? कह सर 182 डेज और मोर। कह रहे सर इसने जो बात बोली कि इससे कुछ बदलेगा नहीं, ये क्या है बेटा? ये जुमला है आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस का, और मैं आपको बता दूं जो आपके 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 15 एमसीक्यूज में से आपको 2 एमसीक्यूज इनकम टैक्स के और एटलीस्ट 3 एमसीक्यूज आपको जीएसटी के। 2 एमसीक्यूज इनकम टैक्स के और 3 एमसीक्यूज आपको जीएसटी के। ऐसे मिलेंगे, आप कहोगे ये तो भगवान कृष्ण का प्रसाद है, आराम से लपक लेंगे। यानी 15 नंबर तक मिनिमम हर बच्चा स्कोर करेगा, ये मैं आज ही गारंटी दे सकता हूं आपको। नेक्स्ट बताइए चार्जिंग सेक्शन क्या है बेटा? सारे बच्चे बताएंगे। सेकंड पॉइंट का आंसर बताएंगे सारे बच्चे, और जो भी आंसर लिख ले ब्लैंक आंसर ना लिखें, आंसर के साथ नंबर लिखिए कि सेकंड का बता रहे हो, थर्ड का बता रहे हो, फोर्थ का बता रहे हो। जल्दी से बताइए। तो सारे बच्चे कह रहे हैं सेकंड का आंसर है 4। अब बोलो सर इसे याद कैसे रखेंगे? इसके लिए टिल्लू टेक्निक बताओ। देखो बेटा किसका सेक्शन पूछा है मुझसे? चार्जिंग का। तो मैंने 4 अलग हटा दिया, जिंग अलग हटा दिया। मुझे चार्जिंग सेक्शन बताना है, तो चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का 4, और 4 का आंसर क्या है बेटा? 4। सारे बच्चे बेटा वाह वाह बोलो, तब मैं आगे बताऊंगा। बताओ बेटा लॉजिक समझ में आया नहीं? टिल्लू लॉजिक कितना अच्छा है, देखो इसमें चार्जिंग सेक्शन, और एग्जाम में आगे तो आई डोंट थिंक आप भूलोगे। बताइए। हाँ अब है 11, वाह बहुत बढ़िया। और इतनी स्पीड से जा रहे बेटा मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। 121 बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या बात है। बीच बीच में कोई कोई बच्चा बोलते रहना अपने आप ही लाइक करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ बोलो सर, लाइक कर दिया। लो सारे बच्चे हंस रहे हैं। क्या इसमें से क्वेश्चन 100% आ सकते हैं? भाई साहब वाह वाह वाह, सारे बच्चे वाह वाह कर रहे हैं, इरशाद कर रहे हैं, नालायक वाह। सारे बच्चे वाह वाह बोल रहे हैं और इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, क्या बात। चलो आज आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूं। मम्मी आ जाओ, मम्मी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई हैं। बैठ रहे ऐसे आ जाओ। हाँ बोलो, बच्चे बुलाए, बोलो मिलवाऊं? पहले तुम बताओ मिलवाऊं क्या, उसके बाद इसे एक बार उधर कर देना, उस वाली चेयर को खड़े हो ना, इसे एक बार अंदर घुसा दो। बोलो
कह रहे वॉइस क्लियर नहीं है, नालायक। आंटी जी नमस्ते। नालायक पहले देख तो लो। यस यस, तो इधर इधर को आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहे। लो बेटा मम्मी से मिलो, बोलो बेटा बोलो, हेलो बोलो। लो नमस्ते कर रहे हैं बच्चे। नमस्ते बेटा, खुश रहो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो बच्चों। सब बच्चे नमस्ते बोल रहे हैं आपसे, है ना। ऋषिता भी नमस्ते बोल रही है, अनिमेश भी नमस्ते बोल रहा है, सारे बच्चे हाथ जोड़ रहे दिख रहा है यहाँ पे। सब बच्चे नमस्ते बोल रहे हैं। अच्छे से मेहनत करो बच्चों, बेटा अच्छे से मेहनत करो, है ना। चलो सब बच्चे नमस्ते बोलो बेटा, आज मिलवा दिया मैंने। अब मम्मी को स्ट्रीम पे ले आए, वो आप अपना कल का पेपर देखना। मेघा भी नमस्ते बोल रही अच्छे है, आएंगे पेपर। लक्ष्मी भी नमस्ते बोल रही है, समृद्धि, अंशिका। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गीतांजलि देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, है ना। ठीक है, बाय बाय, है ना। सुपर मॉम। ठीक है, अब मुझे और एनर्जी आ जाएगी। चलो बेटा चलो, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी गुड, धन्यवाद बेटा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे बच्चे नमस्ते बोल रहे हैं, आंचल भी नमस्ते बोल रहे हैं। हाँ आंचल कह रही मैं भी बोल रही हूँ नमस्ते, मेरा नाम नहीं लिया। चलो अनु वगैरह सब, पायला वो जय बोल रहे। हाँ गीतांजलि कह रही सर आप अपनी मम्मी की तरह ही दिखाई देते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। चलो कीर्ति, कोमल, सब बच्चे नमस्ते बोले थे, मैंने मम्मी को बता दिया है। ठीक है, आईडीटी की लाइव सेशन मॉर्निंग में होगी। मिस पायल रिसीव्ड 30,000 एंड एरियर्स ऑफ रेंट ड्यूरिंग पीयूसी 25-26। द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A वो कितना होगा। मैंने कहा बेटा जब भी एरियर्स ऑफ रेंट मिले या अनरियलाइज रेंट मिले, उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देनी है, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है 30%। तो बताओ बेटा अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा। अमाउंट टैक्सेबल होगा 21,000। क्या ये बात सभी बच्चों को पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जो आपके एमक्यूपीज में है वो आपके एग्जाम में थोड़ी आए। तो पहले तो हम एमक्यूपीज कर रहे हैं, इवन इफ नहीं होते, है ना। सुपर सर की सुपर मम्मी लक्ष्मी कह रही। चलो इवन इफ एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते। अब देखो मैं बताऊं क्यों ये सेशन क्यों जरूरी है, देखो उसका लॉजिक बता दो। मान लीजिए ये एरियर्स ऑफ रेंट की जगह अनरियलाइज रेंट रिसीव होता, तो सर क्या करते। तो अनरियलाइज रेंट रिसीव होता तो दो केसेस पॉसिबल थे। जब ये अनरियलाइज रेंट था उस समय पर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड थी। अगर अनरियलाइज रेंट था तो रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी। अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम 30,000 माइनस 30% करके टैक्स लगाएंगे 21,000 का। और अगर पिछले साल रूल 4 की कंडीशन जब का अनरियलाइज रेंट है उस साल रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, तो नील अमाउंट विल बी टैक्सेबल। माइनस होने का मतलब है पिछले साल माइनस कर दिया गया था, टैक्स नहीं लिया था, और इस पिछले साल टैक्स नहीं लिया था तो हम इस साल टैक्स लगाएंगे। माइनस ना कर देने का मतलब यहां पर यह है कि तुमने पिछले साल ही टैक्स ले लिया है और इस बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। टिल्लू टेक्निक पूछनी है तो सुनो, पहले अलाउड था तो टैक्स लगाएंगे, पहले अलाउड नहीं था तो टैक्स नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव रिलेशन। लो क्या मेरी बात समझ में आती है। तो मैं सिर्फ एमसीक्यूज नहीं कराता बेटा, उसमें क्वेश्चन कहां से चेंज हो सकता है वो बताता हूं साथ साथ में। ठीक है चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं इफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड ऑन 25/10 as per section 54 of the income tax act, capital gain will be allowed as exemption if the house property under transferred is held for। कितने महीने के लिए बेटा हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता है, जल्दी से बताइए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कितने महीने के लिए होता है, सारे बच्चे बताएंगे। चैनल के पीडीएफ से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के क्वेश्चन करते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा। मैं ऐसे देखो गारंटी मार के तो कौन ही बोल सकता है, थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी ऐसे तो, बट आप पढ़ेंगे तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। चलिए फोर्थ का बी आंसर है बेटा 24 मंथ्स होते हैं। अब सारे बच्चे आंसर पे रख जाइए। कह रहे एज पर सेक्शन 35 डीडीए एक्सपेंडिचर इन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बताओ बेटा कितने इंस्टॉलमेंट में बताइए, ये तो सबको पता होगा फिफ्थ का। अब बस आंसर दीजिए। जल्दी से पढ़िए कितने मंथ्स है फिफ्थ का। बेटा फिफ्थ लिख के बताया करो आप लोग, पोल ही समझिए इसको एक तरीके से। फिफ्थ लिख के बताया करो। जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा बेटा लाइक कर दो आप, है ना। फिफ्थ का सी बता रहे बट आंसर विल बी 5 इक्वल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सर याद कैसे रखेंगे, जैसे आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ना प्री पीरियड का 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है, ऐसी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम उसी से रिलेटेड है। ठीक है सर, फिर भी अगर ना समझ में आए तो मैंने कर लो। वॉलंटरी देखो, बोलो सारे बच्चे टिल्लू टेक्निक बताओ, बोलो ना टिल्लू टेक्निक। सब कुछ नाम में छुपा हुआ है बेटा, ढूंढने वाला चाहिए। वो कहते हैं ना आसपास भगवान छुपा हुआ है। तो बेटा मैंने लिखा वॉलंटरी, मैंने क्या लिखा वॉलंटरी। मैंने कहा वी को थोड़ा अलग कर दो और ऑल एंट्री को ले जाओ। बताओ कौन सा बचा, बताओ पहले वाले सबसे पहले क्या बचा। ये कितनी इंस्टॉलमेंट, रोमन नंबर में क्या बोलते हैं इसको 5। लो बोलो टिल्लू बाबा की जय। एक चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का बताया था मैंने आपको। लो सारे बच्चे एकदम मजेदार कह रहे सर वाह समझ में आ गया, मजा ही आ गया। आगे चले बेटा आगे चले। इफ द ओल्ड टैक्स रेजिम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961
लॉस अंडर विच इनकम हेड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइट, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, सॉरी कैन बी कह रहे, वैसे तो हम बिना उसके लॉस को, हाँ टिल्लू टेक्निक की जय, टिल्लू बाबा की जय, वैसे तो हम लॉस को बिना उसके नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कौन सा लॉस है कि अगर हम रिटर्न फाइल ना भी करें तब भी वो आगे जा सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इसमें दिया नहीं है, तो बताइए बेटा कौन सा वाला रह गया। वाओ, टिल्लू बाबा की जय, सारे बच्चे बोल रहे हैं। कौन करें वाह सर आपके लॉजिक्स, बेटा मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे लॉजिक्स जो लॉजिक ना बनाए वही लॉजिक होते हैं। वाह वाह वाह, देखो ऐसे लॉजिक जो लॉजिक ना बनाए वही लॉजिक होते हैं, और लॉजिक एग्जाम में याद नहीं होते, तो फालतू के लॉजिक एग्जाम में याद रहते हैं। बेटिंग लॉस, नालायक सी कौन बोल रहा है, बहुत मारूंगा पकड़ के। सहज, बेटिंग लॉस कभी अलाउड भी होता है आपस में एडजस्ट करने का। अरे नालायक, बेटिंग वाला जो लॉस है वो तो अपनी इनकम से ही एडजस्ट नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड तो तब करोगे। कैसे कैसे बच्चे बातें करते हैं, सी वाले बच्चे। डैश ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल वुड फॉर्म अ कोरम इन द मीटिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फटाफट से बताइए सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेवेंथ लिख के बताइएगा सारे बच्चे। 92 लाइक्स हो चुके हैं मेरे पास, सारे बच्चे बेटा सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताएंगे कि सेवेंथ का आंसर ये है। ठीक है, जल्दी से। प्रिंसेस गौरी, सिक्स का ए, हाँ सिक्स वाले का सभी ने ऑलमोस्ट सही बताया, एक दो बच्चों ने गलत बताया। सेवेंथ का आंसर है सी, जी नहीं, सेवेंथ का आंसर है बी, 1/3। सेवेंथ का आंसर है बी। ठीक है, सेवेंथ का डी नहीं है बेटा, सेवेंथ का बी है। चले आगे, सेवेंथ का डी नहीं है बेटा, सेवेंथ का बी है। और अगर आपको फिर से बोलना है कि सर कौन सी काउंसिल है, मैंने कहा जीएसटी की काउंसिल है। तो सर कैसे याद रखेंगे बताओ जरा, मैंने कहा इसके दो लॉजिक है। जीएसटी काउंसिल के लिए जीएसटी जो है वो 3 है, और काउंसिल सी के अंदर भी तीसरे नंबर पे ही आता है, तो 1/3 2/3 इसमें अगर आपको याद रखना है तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स 1 है पूरे देश में, तो 1 ऐसे याद रखेंगे, और जीएसटी में 3 लेटर है ऐसे याद रखेंगे। तो जीएसटी के जो आपके मेंबर्स हैं वो कोरम में 1/3 होने चाहिए। ये है बेटा हमारा टिल्लू लॉजिक। नहीं बेटा आपको 1/3 ही आंसर लिखना है, ठीक है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, मार्किंग पीडीएफ शेयर कर देना, हाँ मैं कर दूंगा। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, अगला वाला देखो। अंडर जीएसटी लॉ सप्लाई ऑफ गुड्स इन एसईजेड यूनिट इज ट्रीटेड एज, कह रहे एसईजेड यूनिट्स को क्या मानते हैं। मैंने कहा एसईजेड यूनिट्स होती क्या है, मैंने कहा एसईजेड यूनिट्स पता है क्या होती है, देश में एक ऐसा स्पेशल हिस्सा जिसमें आप अगर सेल करोगे तो उसे सेल ऐसी बनी जाएगी जैसे बाहर कर रहे हो। तो आप जब बाहर सेल करते हो तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया में भी जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ सप्लाई करते हो। सुहाना कहती लॉजिक मजेदार है, मजा ही आना चाहिए और दिक्कत ही क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से इसका बताइए। तो एक्सपोर्ट पे कौन सा रेट लगता है, जीरो रेटेड सप्लाई, तो यहां पर भी कौन सा लगता है, जीरो रेटेड सप्लाई। हालांकि आपको जीरो रेटेड सप्लाई का भी लॉजिक पता होना चाहिए। इसे नील क्यों नहीं कहा गया, इसमें ये क्यों नहीं बोला गया टैक्स नहीं लगेगा। अगर इस पे टैक्स नहीं लगता तो इन्हें आईटीसी नहीं मिलता, और गवर्नमेंट चाहती है आईटीसी दे, इसलिए जीरो इज ऑल्सो अ रेट। लॉजिक समझ लीजिए, अगर इन्हें एग्जेम्प्ट कर देते तो इनके इनपुट पे इन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। हम चाहते हैं जब तुम देश के बाहर सप्लाई करो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में सप्लाई करिए, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करिए, इसीलिए। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर को हम चेंज भी कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिए, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, जब मैं सेशन खत्म करूंगा एक बार मुझे दिखा देना, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, आगे चले। कह रहे अंडर जीएसटी लॉ व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बताइए बेटा ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या माइनस है। बिल्कुल आता है बेटा, और अभी ये पीवाईक्यू नहीं चल रहे हैं, अभी ये पता है क्या चल रहे हैं, अभी ये एमक्यूपी चल रहे हैं, दिस इज नॉट पीवाईक्यू। कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात को बार बार मत बोलो, मैंने बता दिया है। ठीक है, सारे बच्चे बताइए इनमें से क्या क्या माइनस होगा। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये माइनस होगा। पैकेजिंग चार्जेस माइनस होंगे, फ्रेट चार्जेस माइनस होंगे। मैंने कहा यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐड होने वाली चीजें हैं, ये सब ऐड होने वाली चीजें हैं। तो माइनस क्या होता है बताइए। नाइन्थ में सिर्फ माइनस होने वाली चीज में डिस्काउंट होता है और कुछ भी नहीं। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, करे सर्विस हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए 10 तारीख को, पेमेंट 15 तारीख को है, इनवॉइस 5 अगस्त को इशू किया गया है, एज पर द डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने कहा इस केस में पता है क्या होता है, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हो जानी चाहिए उसके विदिन 30 डेज अगर आपने इनवॉइस को इशू कर दिया है, विदिन कितने डेज, विदिन 30 डेज, अगर आपने विदिन 30 डेज इनवॉइस को इशू कर दिया है तो फिर आप इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट में से व्हिचएवर इज अर्लियर लीजिए। लेकिन अगर आपका विदिन 30 डेज इशू नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल सर्विस और पेमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। इन दिस केस 10 जुलाई को सर्विसेज हुई है और 5 अगस्त को आपने कर दिया है, तो क्या ये विदिन 30 डेज है, आंसर इज यस। तो विदिन 30 डेज है तो आपके डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, एंड आपका क्या होना चाहिए फिर फटाफट से बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका 10th का।
10th का आंसर बताइए बेटा क्या होना चाहिए। मैंने कहा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो है विद इन 30 डेज है, तो 10th का आंसर क्या है? 20 का सी है भाई, 20 तो आंसर ही नहीं है। फटाफट से बताइए। तो मेरे हिसाब से तो 15 जुलाई होना चाहिए। आप आगे आंसर है चेक करते हैं, जल्दी से बताइए। 10th का सी गलत बता रहे बेटा, सब बच्चे गलत बता रहे हैं। जल्दी से बताइए। बी आंसर होगा। हाँ, लॉजिक भी तो बता रहा हूं ना मैं आपको। टाइम से सप्लाई हो गया है तो सप्लाई की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। कई बार तो बच्चे ये कहते हैं सर 5 तारीख पहले आते हैं, ये भूल जाते हैं नालायक महीना कौन सा है। कह रहे 5 तारीख पहले आती है गधो, वो 15 जुलाई है। बेटा आपको मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके पहले इनकम टैक्स रिवाइज कर लीजिए जो बच्चे बोथ ग्रुप वाले हैं, उसके बाद वापस आके इस सेशन को देख लीजिएगा। अभी देखने का कोई फायदा नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ वेदर क्रेडिट और इनपुट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। किसके बेसिस पर होना चाहिए? गुड्स के बेसिस पर या फिर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, या फिर दोनों में से कोई एक मिल जाए, या फिर लास्ट। फटाफट से बताइए। ये दोनों ही होने चाहिए। बताइए, आप बताइए सबसे मजेदार और बेहतरीन ऑप्शन क्या है? कह रहे सर 11th का डी है। डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए और गुड्स भी रिसीव हो जाने चाहिए, ऐसा हमने 16 की कंडीशंस में पढ़ा है। बोलो ना बेटा हाँ, बोलो ना, बोलो ना। लाइक ठोकते रहिएगा प्लीज। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हो चुका है। कह रहे अंडर जीएसटी लॉ अ रजिस्टर्ड पर्सन नीड नॉट टू इशू अ टैक्स इनवॉइस एंड इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन। कितने रुपए से कम है? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से। ये बताइए बेटा 12th। 11th को मैं आप पार कर चुका हूं, कुछ बच्चे अभी 11th का आंसर दे रहे हैं। 100 200 टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आंसर तो वैसे बी है, पर सर इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद कैसे रखेंगे? क्रेडिट टैक्स इनवॉइस मैंने कहा छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें, ठीक है, छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो छोटी और मोटी कितनी ट्रांजैक्शन होगी? 2, और 2 के आगे 200 रुपए। छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस बेटा, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन। ये पीडीएफ कहां मिलेगी? हमारे ऐप पे फ्री मटेरियल्स में। बेटा मैंने कब से शेड्यूल कर रखा था 8 बजे का लाइव, सुबह ही बता दिया था मैंने। कोई बात नहीं बेटा, यहां से आप कंटिन्यू कर लीजिए। अभी सिर्फ 12 एमसीक्यूज बताए हैं और 1-2 टिल्ली लॉजिक भी बता दिए। अब बताओ बेटा ये टिल्ली लॉजिक कैसी वाली बात है? कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए। और छोटी और मोटी मिला के हो जाती है 2 ट्रांजैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, तो 2 0 यहां पर लगेंगे। अब सारे बच्चे बोलो सर वाह 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 वाह, है ना, फिर मजा आएगा। चलो चलो, दीपक ने भी बोला सर आईडीटी कब करवाओगे? आईडीटी आप करोगे, मॉर्निंग में मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। कैपिटल गेन और सैलरी में हमने जो सुपर 10 दिया है बेटा वहां से कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ये आपने पीवाई यूज कर लीजिए, वहां से भी वैसे हो ही जाएगा, ठीक है। आप मैं 10 बोला था, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। मुझे यहां से लेना था, घर से नहीं लेना था, इसलिए मैं यहां से लेने लगा, ठीक है। वैसे मैंने टेलीग्राम वगैरह सब जगह अपडेट कर दिया था, पता नहीं आपने लोगों ने देखा या नहीं देखा। आगे चलते हैं। अंडर जीएसटी लॉ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेड्यूल मेंटेन। बताइए बेटा क्रेडिट लेजर किसके अंदर बनाते हैं? फटाफट से बताइए। देखो बेटा, डेबिट का मतलब होता है पैसा जाता है, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आता है। ध्यान से सुनिएगा। तो जाने का मतलब होता है लो और आने का मतलब होता है दो। तो फॉर्म नंबर क्या हुआ बेटा? जीएसटी पीएमटी 02। बेटा इस बात पर तो तालियां बजती रहनी चाहिए, बस मुझे और मतलब नहीं है किसी बात से। बताओ बेटा, डेबिट का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पूछा है, तो डेबिट का मतलब होता है लो, क्रेडिट का मतलब होता है दो। तो दो मतलब जीएसटी पीएमटी 02। अब बेटा इसमें वाह वाह और तालियां नहीं बजी तो मैं फिर जो दिक्कत है। कोई लिमिट का पॉइंट नहीं, 2500 में न्यू में अलाउड नहीं होता और ओल्ड में पूरा पूरा माइनस हो जाता है। गजब, ये हुई ना बात। 111 लाइक हो चुके हैं, वाह वाह वाह। 13 का बी हो चुका है। आगे चलते हैं। कह रहे बेसिक कस्टम। देखो कस्टम मेरे को आता नहीं है, पर हाँ आंसर बताने लायक तो आता है। मैं पढ़ाता नहीं हूं वैसे कस्टम, ठीक है। बवाल चीज है ये तो बेटा, बवाल चीज है। ज्यादा इस चैनल पे आपको बवाल चीजें ही मिलेंगी। वेरी वेरी गुड। चलिए बेटा 7 करोड़, एक बच्चे ने कहा 7 करोड़, वाह सर वाह। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज डिवाइडेड एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन। बताइए बेटा कौन से शेड्यूल में? फटाफट से बताइए। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हेलो सर जी थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं अक्षत बेटा, मेरे बताने में गलती हो गई, बच्चों को मैं माफी चाहूंगा। वैसे मैंने 10 बजे बोला था। कह रहे सर ये तो इंस्टीट्यूट ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा लॉजिक। मुझे लगता है मुझे भारत रत्न मिल जाना चाहिए बच्चों को एमसीक्यू कराने के लिए। विशाल गुप्ता,
बताइए बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लिवाइड एट द रेट स्पेसिफाइड इन, बताइए जरा फटाफट से। कह रहे सर इसका लॉजिक बता दो तो मजा आए। पहले बोलो सर टिल्लू लॉजिक बताओ, वैसे तो फर्स्ट शेड्यूल आंसर है, पर बोलो सर टिल्लू लॉजिक बताओ इसका। जब तुम बोलोगे सर टिल्लू लॉजिक बताओ, जिससे हम भूले ना तो मैं बताऊंगा आपको। बोलो ना, बोलो ना बेटा। एमसीक्यू में सिलिस्टिक में नहीं होने, लाइव टाइटल भी 10 बजे ही है, सॉरी बेटा सॉरी। चलो अब बोलो टिल्लू लॉजिक बताओ। लो सब बच्चे कह रहे हैं। मैंने कहा इंपोर्ट का मतलब होता है आप बाहर से गुड्स आ रहे हैं, और जब भी बाहर से हमारे घर में कोई आता है तो वो अतिथि होता है हमारा। और अतिथि का कौन सा स्थान होता है बेटा? पहला स्थान होता है हमारे देश में। अतिथि सर्वोपरि, अतिथि सबसे ऊपर रहते हैं। हाँ, इसीलिए जब भी आप इंपोर्टेड गुड्स मंगाओगे तो वो कौन से शेड्यूल में जाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल में। अब बोलो बेटा, अब बोलो बेटा, वाह 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 वाह, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन अंडर कस्टम टेरिफ एक्ट मार्जिन ऑफ डंपिंग मींस द डिफरेंस बिटवीन, ये तो बेटा आपका बताना पड़ेगा डंपिंग का मतलब क्या है। 127 लाइक्स हो चुके हैं, ऐसा मुझे अक्षत ने बताया। थैंक यू बेटा, और बाकी सारे बच्चे भी करते रहना। लो शौविक कह रहा है हंस रहे हो, घर वाले पूछ रहे हैं क्या देख रहा है। ये भी बात सही है वैसे, है ना। हाँ, अतिथि देवो भव कह रहे हम एमसीक्यू कर रहे हैं और साथ साथ में हंस रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं पता नहीं क्या देख रहा है। इरशाद, वाह वाह वाह। 15 पे आते बेटा, एक्सपोर्ट और नॉर्मल प्राइस को जब हम माइनस करते हैं तो इसे एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। मार्जिन ऑफ डंपिंग मींस एक्सपोर्ट और नॉर्मल वैल्यू का डिफरेंस। इसमें कोई फालतू का लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़े बेटा, सेट 1 हमारा, सेट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू सेट 1। बताइए बेटा, सब कुछ सही चल रहा है ना? देख रहे हैं विनोद कैसे लॉजिक बता के मामू बनाया जा रहा है। भाई कल तक याद रहने चाहिए ना, अब आज मैं तो आपको लॉजिक तो क्या ही बताऊं। अभी प्रेजेंटिव इनकम कवर नहीं किया मैंने आयुष, उसका कारण ये था कि अभी लेटेस्ट आया था वो 1-2 अटेम्प्ट में, तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा आएगा। फिर भी अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं मॉर्निंग में कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। चलो ना, ठीक है। चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन पे मिस्टर सुरेश सिंह इंजीनियरिंग ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज 1,40,000। बताइए एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? फटाफट से बताइए बेटा। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। यस, लवन्या कह रही, यस किस बात को लेके कह रही मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन क्या सर इसमें ऐसा ही नहीं होता था जिसमें हम 60% इनकम को एग्रीकल्चर और 40% इनकम को नॉन एग्रीकल्चर और टैक्सेबल या बिजनेस पर्पस के लिए मान लेते थे? कह रहे हाँ। तो हमसे क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम या एग्रीकल्चर इनकम? कह रहे सर एग्रीकल्चर इनकम पूछा है। तो आप 1,40,000 का 60% कर दीजिए, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर 14,84 वैसे तो आना चाहिए 84,000, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 84,000 इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हाँ सर। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर। कह रहे किस बेस पे? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है या सिटीजन? मैंने कहा सिटीजनशिप पे नहीं, ओनली रेजिडेंशियल स्टेटस पे इन इंडिया या नन ऑफ द अबव। आप बताओ बेटा आंसर। आपको तो ए लगेगा, बट आंसर ए है नहीं। सिटीजनशिप का हमारे इंडिया में टैक्सेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस है। लेकिन आप बोलोगे सर रेजिडेंशियल स्टेटस भी सिटीजनशिप पे कभी ना कभी डिपेंड करता है, जब वो 60 डेज वाला कंसेप्ट हम लगाते हैं एक्सेप्शन में। लेकिन बेटा मैंने कहा उससे भी रेजिडेंट ही निकलता है, तो इसमें आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और बच्चे एग्जाम में गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि सिटीजन होने से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी आंसर आपको सी लगाना है। सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन में सी लगाएंगे। बेटा सभी के एमसीक्यू करा रहा हूं, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। चलो बेटा चलो आगे चले क्या? चलिए नेक्स्ट। कह रहे आउट ऑफ द बिलो ऑप्शंस व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट मॉनेटरी लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी दैट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर द। ग्रेच्युटी के अंदर कौन कौन सा है, टर्मिनेशन वगैरह जो भी है बताइए बेटा। ग्रेच्युटी की लिमिट बताने सीधी सी बात है सर, ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख है। ये तो फालतू की इंग्लिश लिखी हुई है। आगे चलिए। Which of the following statements are correct as regard to capital gain on transfer of depreciable asset? ओहो, जब आप depreciable asset को ट्रांसफर करते हो तो पहली चीज तो बेटा WDV वगैरह जो भी निकालते हो उसके हिसाब से वैल्यू आती है, और उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी आता है इसमें आपका शॉर्ट टर्म ही कैपिटल गेन आता है। इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यस, वेदर और नॉट असेट कितने भी तरीके से ली गई हो शॉर्ट टर्म ही रहेगा वो। द नेचर ऑफ कैपिटल गेन लॉस और शॉर्ट विल डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ। चलो फटाफट से बताओ, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। मैंने कहा सर देखो पॉइंट ए तो करेक्ट है, शॉर्ट और लॉन्ग हो नहीं सकता। इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी क्लेम्ड। मैंने कहा क्यों भाई, डेप्रिशिएबल एसेट पे इंडेक्सेशन कहां से आ गया बताओ। तो 3 पॉइंट्स तो मुझे गलत लग रहे हैं, और पॉइंट नंबर 5 जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट और हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा। तो आंसर क्या होगा सर? फर्स्ट और फिफ्थ। बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया उन्होंने। कि जब भी डेप्रिशिएबल एसेट होता है तो हर साल उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम होती आ रही है, तो हम आपको डेप्रिसिएशन का फायदा तो नहीं देंगे।
क्या मेरी बात समझ में आती है? तो डेप्रिशिएबल एसेट इज ऑलवेज विल हैव अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं बेटा, 5 ऑप्शंस नहीं है नालायक, 5 पॉइंट से ऑप्शंस नीचे है, देखिए ये रहा, कह रहा 5 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो एग्जाम में, सारे बच्चे लाइक ठोकते रहिए, सर जी की जय हो, धन्यवाद भाई। चलिए, कह रहे समीर एक रेजिडेंट है, 35 साल का है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग का बिजनेस है। ही डिपॉजिटेड 15 lakhs इन अ डिपॉजिट, हाउएवर देयर इज नो एंट्री ऑफ दिस डिपॉजिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ही केम टू द नोटिस ऑफ असेसिंग ऑफिसर। कह रहे भाई साहब तुमने डिपॉजिट किया, बताया नहीं। समीर कुड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन। करे वो ऐसे करते रहा। डिपॉजिट व्हाट रेट बताइए, टैक्स किस पे लगाए, टैक्स किस रेट पे लगाओ बताओ। गवर्नमेंट को इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुमने हमसे छुपाया, गवर्नमेंट को इस बात से दिक्कत है तुम टैक्स क्यों नहीं दे रहे थे, बस बताइए बेटा। कह रहे सर जो दिखे आप उसी पे लगा दो। मैंने कहा 60% तो है, 60% तो है, सारे बच्चे बताएंगे 60% तो है। फिर सर कौन सा पॉइंट है? मैंने कहा 25% है। 60% टैक्स रेट, 25% का सेस, ऐसे याद रखेंगे। फिफ्थ का बी अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना आएगा, फटाफट से बताइए, टोटल कर लीजिए। मैक्स ही कर देते हैं दोनों का। नहीं भाई मैक्स नहीं करना है, इसका 25% है, जबरदस्ती क्यों आंसर लगाना। 25% है बेटा, 25%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा चलो, तो अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, इफेक्टिव रेट बताओ इसका, 60 कर दो, फिर उसका कर दो आप कितना, 60 कर दिया आपने, 60 का कर दो 25%, और फिर इसमें अगर हेल्थ एंड एजुकेशन एसेस और जोड़ दे, पता है इसमें अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जोड़ दोगे ना, पता है उसमें तो एग्जैक्ट वो 78 जाके होता है, तो लुट जाएगा बेचारा एसएससी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, इफ एन एसएससी डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन बोना फाइड इन नेचर इन रिटर्न फाइल्ड, कैन ही रिवाइज द रिटर्न। बताइए क्या एक रिटर्न जो ऑलरेडी भर रखी है मैंने, क्या उसे रिवाइज की जा सकती है? यस, और रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। मैंने कहा पहली बार में गलती पकड़ में आई, मैं रिवाइज करने चला गया, अब दूसरी बार में एक और गलती पकड़ में आई, तो क्या रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बताइए बेटा सिक्स्थ का आंसर। पहली चीज तो क्या कर सकते हैं कि हाँ, और 31 दिसंबर से पहले, या फिर अगर कोई असेसमेंट चल रही है तो वो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लीजिए आपकी असेसमेंट अगले साल के जनवरी में हुई तो क्या 31 दिसंबर आंसर होगा? हाँ। असेसमेंट कंप्लीट अगर आपकी 31 अक्टूबर को हुई तो 31 अक्टूबर आंसर होगा। मेरा दूसरा पॉइंट आपको बताने का यह है कि बताइए क्या मैं अपनी एक रिटर्न है, रिटर्न क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। क्या मैं बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मैं लॉस की रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूं? यस। क्या मैं ऑलरेडी रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूं? जी हां, कहीं पर भी मना नहीं है, बस समय लिमिट ये है। इस बात को सारे बच्चे हमेशा से ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर 13 का जो आंसर है ना, जीएसटी पीएमटी 02, उसके लिए वाह वाह, एक बच्चा पुराने वाले आंसर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बाहर कर लो इसको, आवाज आ रही। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? फटाफट से बताइए। जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कब आया था? फटाफट से बताओ। आकांक्षा बेटा जब तक सॉल्व नहीं करा लेते हम एमसीक्यूज, प्रोबेबली 1 घंटा लगेगा हमें। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सर इसका? 101। 101 सर कैसे याद करें? मैंने कहा जब जीएसटी आया था ना तो मन कर रहा था उन्हें नेक दे दें। अब बताओ बेटा नेक कितने का होता है? 101 रुपए का। क्या 100 रुपए का नेक होता है? जी नहीं। 121 रुपए का नेक होता है? कह रहे नहीं सर, 151 तो सुना, 121 नहीं सुना, 122 भी नहीं सुना। तो इसे हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू परिवारों में इसे नेक बोला जाता है। ले बेटा 101 रुपए, ले बेटा 11 रुपए, ले बेटा 51 रुपए। सर आपको बॉडी पेन हो रहा है फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सर। तुम्हें कैसे पता भाई मुझे बॉडी पेन हो रहा है? क्या तुम अंतर्यामी हो? क्या तुम हैकर हो? ठीक है बेटा, ऐसे याद रखेंगे इसको कि सर जीएसटी का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? मैंने कहा कुछ नई चीज का, नाके के नाम पर कुछ गिर गया। नाके के नाम पर, नेक के नाम पर कुछ गिर गया। हाँ भाई, बर्तन फूट जाने से भी नेक होता है। ठीक है, मेगा कह रही वाह वाह। चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कह रहे हैं नेक के नाम पे कुछ फूट गया, मुझे लॉजिक समझा रहा हूं। चलो, अंडर सीजीएसटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे सप्लाई नहीं मानेंगे भले ही विदाउट कंसिडरेशन के लिए सप्लाई नहीं मानेंगे? इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बताइए फटाफट से। चलिए 8 पॉइंट का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। सर पास करेंगे तो उनको सब नेक देंगे। हाँ
एक बच्चा कह रहा सर जी की जय हो। बस भाई एक बार बोलो, स्पैम मत करो। अच्छा ठीक है आदर्श। चलिए बेटा बताइए, कह रहे सर पहली चीज तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए, 8 का आंसर क्या होगा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो क्या होता, तो सर फिर बात बदल जाती। ठीक है समृद्धि, समझ में आएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, सूर्य चार्ज 60,000 फॉर सप्लाई ऑफ टेलीविजन इन कनाका, ही रिसीव्ड सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, engaged in the promotion of television 18,000 and price is 60,000 is after deducting the subsidy। फटाफट से बताइए बेटा, एक टेलीविजन का प्राइस चार्ज किया है उसने 60,000 का, सब्सिडी मिली है डायरेक्टली लिंक टू प्राइस फ्रॉम अ चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या मुझे माइनस करनी चाहिए थी? नहीं, ओनली सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज डिडक्टेबल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, कुछ भी हो, जो भी सब्सिडी रिसीव होती है वो उसी में से माइनस होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए ये पूछ रहे हो आप, 78,000। हाँ, क्योंकि तुमने इसमें से माइनस कर दिया है, कह रहे आफ्टर, कह रहे दिस टेलीविजन जो दिया है इज आफ्टर डिडक्टिंग, मैंने कहा गलत किया है तुमने, इस 60,000 में से जो पहले माइनस करके लाया उसे एड बैक करिए, ओनली द सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इज डिडक्टेबल, तो यू हैव रॉन्गली डिडक्टेड द अमाउंट, द आंसर विल बी 78,000 एंड द ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, as per the provision of GST law in case of mobile connection or telecom services internet service provider postpaid bills the place of supply is, ये बताओ बेटा place of supply से बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और हमने अपने GST की फ्री क्लासेस में प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस वाली वीडियो अभी ऐड की है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। फटाफट से बताइए। कह रहे सर वैसे आंसर बता दो तो, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में बिलिंग एड्रेस क्या है रिसिपिएंट का, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, इसको याद रखिएगा। सर नॉट लिंक टू प्राइस होता तो प्राइस से लिंक होना चाहिए, प्राइस से लिंक नहीं होगा तब भी तो माइनस, वैसे ही डिसेबल, वैसे आपकी जो सब्सिडी है प्राइस से लिंक होनी चाहिए, प्राइस से ही रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, तब भी हम एड बैक ही करते। गवर्नमेंट से रिसीव हुई होती और प्राइस से लिंक्ड होती तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते। ठीक है बेटा, 10th का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ इनपुट टैक्स रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्ड, 17 सेक्शन की बात कर रहे हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मैंने कह रहा प्लांट एंड मशीनरी का तो अलाउड होता है, टेलीकम्युनिकेशन का भी अलाउड होता है, पाइपलाइन का भी अलाउड होता है। ये जो तुम ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे हो शायद इसका अलाउड नहीं होगा, एक बार चेक करिए 11th का। आरिफ कह रहे सर आप डोप हो, क्योंकि इमोरल प्रॉपर्टी है आपकी बिल्डिंग जो कि हमारे ऑलरेडी उसी में आता है। 11th का जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बेटा वो गलत है आपका, ठीक है। 11th का आंसर विल बी बी, ऑफिस बिल्डिंग का जब भी आप कुछ भी कराओगे तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। डी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं वो सब बेटा गलत बता रहे हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्लीज इस बात को याद रखिएगा। ऑफिस की बिल्डिंग आप जो है करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग विल नॉट बी अलाउड। चलो, ब्रांडिंग नहीं हो रही थी, मैंने थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लिया। यस, आगे चलते हैं। कह रहे वैलिडिटी ऑफ ई-वे-बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय 3 व्हीलर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 250 किलोमीटर इज, बताइए बेटा 250 किलोमीटर तक कितना होगा, और ओरिजिनली क्या है, मतलब एक दिन के लिए कितने किलोमीटर होता है। सर अगर पीएनएल हो गया है तो ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कह रहे हैं बेटा, चलो जल्दी से बताइए। इसका पहले प्रोविजन बताओ, ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है वो कितने किलोमीटर तक कितने दिन की है, बताओ। गूगल ए बता रहा है, किसका गूगल ए बता रहा है बेटा, 11th का जो भी बता रहा है गलत बता रहा है, इधर आ जाओ आप। 11th का बी ही होगा। फ्री लेक्चर कहां मिलेंगे बेटा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर बताया गया है हाउ टू अवेल फ्री लेक्चर्स, बेटा वहां पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए 12th का बताइए बेटा। 12th का आंसर तो 2 दिन है, आंसर तो 2 दिन है, वो मैं समझ गया आपको, लेकिन ई-वे बिल की वैलिडिटी हाउ मेनी डेज की होती है ये तो बताओ, कि ई-वे बिल एक दिन में कितने, कह रहे सर 1 डे के लिए 200 किलोमीटर के प्रोविजन है। अब उसके हिसाब से आंसर लगाना है। सर ये तो अगला वाला दिन थोड़ा सा ही, मैंने कहा तब भी पूरा लगेगा, तो आंसर विल बी 2 डेज। मैंने कहा फिर बताओ जरा, अगर 850 किलोमीटर हो तो कितने दिन लगेंगे, कह रहे सर 5 दिन। कैसे पता चला बताओ, 800 तो पूरा 4 दिन के लिए हो जाएगा, 5वां दिन हो जाएगा। अप टू 200 किलोमीटर 1 डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे इफ नो टीडीएस मेड इज ड्यूरिंग द डे, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट जीएसटी फाइल मंथली रिटर्न इन विच फॉर्म, कह रहे अगर टीडीएस है ही नहीं तो टीडीएस जीएसटी लॉ में कौन से रिटर्न के अंदर फाइल करना है, फटाफट से बताइए जल्दी से। बताओ। अच्छा वो वाला बता रहे, सॉरी। चलिए जल्दी बताइए बेटा 13 क्वेश्चन का आंसर। अब सर टीडीएस अगर चार्ज नहीं हुआ है, देखो इसके 2 लॉजिक बताता हूं आपको। टीडीएस है ना, एस का मतलब 7, सर ये तो मजा नहीं आया।
ऊपर से अगर मैं आपको और ज्यादा खतरनाक लॉजिक बताऊं तो सर वो बताओ, अगर टीडीएस का किया है या नहीं किया, नो टीडीएस, एस का मतलब 7, 7 का मतलब थाला, क्या थाला अभी चेन्नई की टीम में है? द आंसर इज नो। तो जो दोनों लॉजिक आपको समझ में आए उसी से कर लीजिएगा। अगर टीडीएस नहीं है और नहीं है टीडीएस 7, 7 का मतलब थाला, वहां से आ जाएगा। तो दो लॉजिक मैंने आपको बता दिए, जो दोनों में से आपको अच्छा लगे, ठीक है। सर जी की जय हो, इतना लंबा मैसेज लिख रखा है ना, एक बार बोलो, सारे फॉर्म का बता दो ऐसे ही। नहीं बेटा, अबे जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे साथ के साथ बनाना पड़ता है ना, मैं घर से थोड़ी बना के लाया हूं। चलो 166 बच्चे वॉच कर रहे हैं और 146 की लाइक है। आई होप आप नए बच्चे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री मटेरियल के लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना और बस, ठीक है। थाला वाला अच्छा था, कोमल कह रही है भाई साहब। चलो कह रहे एज पर कस्टम लॉ कस्टम ड्यूटी इज नॉट लेवेबल इन केस ऑफ सर्टेन केसेस। बताइए कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, नॉट लेवेबल इन सर्टेन केसेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब कब कस्टम ड्यूटी लगेगी बताओ। तो जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं शायद वो थाला वाली बात से समझ जाएंगे, है ना, वरना तो दिक्कत वाली बात है। बताओ जल्दी से 14th का आंसर क्या होगा बताओ। पिलफरेड गुड पे या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे? कस्टम की बात करें बेटा, कस्टम। गीतांजलि कह रही मजा आ गया। हाँ बेटा, अभी इस वाले उसमें नहीं था ना, बुरा मत मानो धोनी वाले बच्चे, अभी 2026 वाले आईपीएल में खेला नहीं उसके लिए। हाँ तो आंसर क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ना। चलिए, अंडर सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 द ड्यूटी इंपोज टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब बैलेंस करना, शुड बी गिवन एक्सपोर्टिंग कंट्री इज कॉल्ड। बताइए, अब आप खुद ही बताइए, ऐसी ड्यूटी जो न्यूट्रलाइज कर रही है। अब देखो सर, आप एक बात बताओ, अगर किसी अटैक को, लॉजिक सुनो सारे बच्चे, अगर किसी अटैक को मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, काउंटर अटैक। सुना है आपने ऐसा? अगर किसी अटैक को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, काउंटर अटैक। तो ऐसे ही अगर मुझे किसी सब्सिडी को, किसी गवर्नमेंट की ड्यूटी को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, काउंटर। बस इससे लॉजिक याद रखना। बताओ लॉजिक कैसा था? हेमंत बेटा एक बार आंसर बताओ। मुझे लगता है बच्चे 10 बजे के आधे से ज्यादा तो वेट में होंगे कि 10 कब बजेंगे और सबकी लाइव में चलेंगे, जबकि मैंने 10 बजे का बोल के 8 बजे रख दिया। चलिए, लॉजिक समझ में आया? पहले ये बताओ लॉजिक समझ में आया क्या? क्लियर हो गया लॉजिक? अक्षत भी कह रहा है। चलिए 15 का सी है, सारे बच्चे बता रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब हम चल दिए दिसंबर 2025 में। एग्जाम वाले एमसीक्यूज रिपीट होने के चांसेस कम है, बट जो एमसीक्यूज एमक्यूपी में गिवन है वो 110% रिव्यू हो सकते हैं। काउंटर ट्रिल्यू टेक्निक। चलिए बेटा, भयंकर सर, वेरी वेरी गुड। जेन वन क्या है? अच्छा जेन वन, वाह वाह वाह, लॉजिक आपकी तरह अच्छा था, धन्यवाद। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं आपके दिसंबर 25 के सेट नंबर 1 पर। कह रहे करेक्ट ऑप्शन बताइए। कह रहे एक इंडिविजुअल जो फॉरेन नेशनल है केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 25 इस तारीख को 200 दिन रहा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस 24-25 में क्या रहने वाला है? ठीक है, पहली बार आया है तो पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं है, 200 दिन रहा है तो बताओ क्या रहेगा, रेजिडेंट बट नॉट ओनली रेजिडेंट। बिल्कुल सिंपल था शायद ये तो। बताओ नॉन रेजिडेंट डाला है, कह रहे नॉन रेजिडेंट। अच्छा डेट देखनी पड़ेगी ना, एक बार डेट देखनी पड़ेगी, आया कब है। कह रहे 1 मार्च को आया है। अब 1 मार्च को इस प्रीवियस ईयर में जो 24-25 है, इस साल में बस कितने दिन रहा होगा? तो 24-25 में तो बस वो मार्च को रहा होगा, यानी कितने दिन, 31 दिन। अब 31 दिन मार्च में रहा है, उसके अलावा जो बैलेंसिंग डेज हैं आपके 169 वो अगले वाले उसमें चले जाएंगे। 24-25 में वो क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट। ये भी डेट भी ध्यान रखना जरूरी था। कुछ बच्चे 1 का बी बताने लगे। हाँ 1 का बी नहीं है, 1 का बी नहीं है। लॉजिक समझिए पहले फटाफट से, मैंने लॉजिक बता दिया है आपको। ये 24-25 है, ये क्या है 24-25 में वो इधर कहीं आया है मार्च में, 1 मार्च को। तो 24-25 में अगर 1 मार्च को आया है तो ज्यादा से ज्यादा मार्च के दिन ही तो रहेगा, और ये है 25-26। जो सामने आते जाएंगे बेटा वो मैं बताता जाऊंगा। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है अनु, तो डीटी हो या आईडीटी हो, आज हम एमसीक्यू के लिए बैठे हैं। ठीक है, सारे बच्चे कर लीजिए। 160 लाइक्स हो चुके हैं, धन्यवाद, और ऐसे ही लाइक करते रहना। नेक्स्ट, मिस्टर केशव इज एंगेज इन द ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी फर्निशिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस। उसके पास टी की सेल 15 लाख रुपए की है, ग्रोइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए है। तो टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करना है बेटा। ये बताओ, चलो भौकाल एंट्री मैं निकाल के रखता हूं, तब तक आप बताएंगे। 15 लाख रुपए की इनकम है उसकी टी की सेल से, और 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस है। टैक्सेबल पूछा है बेटा, आज ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल पूछा है, फटाफट से बताइए। अभी इससे जस्ट पहले
कोई स्पैम ना करे। अभी नहीं लेना चाहिए बेटा, बाद में लेना चाहिए। अगर आपका बचा है तो पहले रिवाइज करिए। हाँ, हमारे पास 5000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, आज ही हुए हैं, ठीक है। तो सर कैसे निकालेंगे इसको? मैंने कहा बेटा देखो, 15 लाख रुपए की मेरी इनकम आई, 5 लाख के एक्सपेंस थे, तो व्हाट इज द नेट इनकम? सर 10 लाख रुपीज। अब मुझसे 2 सवाल पूछे जा सकते थे, एग्जेम्प्ट कितना होगा और टैक्सेबल कितना होगा। मैंने कहा 60% हिस्सा होता है एग्जेम्प्ट और 40% हिस्सा होता है टैक्सेबल। तो यहां पर अगर मैं 40% हिस्सा निकालूंगा तो 4 लाख आएगा, और यही मुझसे पूछा गया है। बेटा बार बार इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि जो टी वाला बिजनेस है 60-40 याद रखिएगा, और अगर कभी भूल जाओ 60 किसका था 40 किसका था, तो ऐसा याद रखना, गवर्नमेंट टी वाले बिजनेस को यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है, तो ज्यादा परसेंटेज हमेशा एग्जेम्प्ट की तरफ ले जाएगा और कम परसेंटेज हमेशा टैक्सेबल की तरफ ले जाएगा। किसी भी केस में रूल अप्लाई करके देख लीजिएगा आप ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जो कि डेफिनेशन में गिवन है। बताइए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? क्या 50,000 वाले को बोलते हैं, 15% वाले को बोलते हैं, या पार्ट टाइम डायरेक्टर को बोलते हैं? फटाफट से बताइए किसको बोलते हैं। आपका ऐप फ्री है बेटा, ऐप में बहुत सारा कंटेंट फ्री है, ऐप तो फ्री है डाउनलोड करने के लिए, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मेरा डी एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर एम्प्लॉय है, और उसने रिजाइन कर दिया है, तो बताओ बेटा क्या होगा? तो क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड के अंदर आएगा? द आंसर इज यस, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। थर्ड का आंसर जो है वो ए होना चाहिए। क्रॉस चेक करिए सारे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर चोपड़ा परचेज रेजिडेंशियल हाउस ऑन 20 जुलाई को 10 लाख रुपए का एंड मेड इंप्रूवमेंट कॉस्टिंग 2 लाख रुपए के अगस्त में। ही सोल्ड द हाउस इन अप्रैल 2024 फॉर 20 लाख रुपए। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड स्पेंड 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस इन सितंबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ चोपड़ा फॉर असेसमेंट 25-26? क्या बताओ इसमें अब मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट दूं या ना दूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना दूं तो क्या होगा सर? अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना दूं तो 20 लाख का घर खरीदा, 10 लाख रुपए की कॉस्ट, 2 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट, है ना, ठीक है। तो सर कितना आ गया आंसर? तो सर 8 लाख आ गया आंसर, और उसमें से अगर आप 5 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो 3 लाख रुपए पे टैक्स लगना चाहिए, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो। लेकिन फटाफट से बताओ पहले तो, क्या विदाउट इंडेक्सेशन समझ में आया आपको? हाँ, और अगर आप एग्जेम्पशन नहीं देंगे यहां पर, क्योंकि हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा अब बताओ? इंडेक्सेशन नहीं दे। सर मैं लेट हो गई हूं, आपकी मम्मी को देखा, सो बिलीटेड, नमस्ते टू आंटी जी एंड थैंक्स फॉर ब्लेसिंग। अच्छा तुम लेट हो गए थे तो तुम फास्ट फॉरवर्ड में आए और तुमने मम्मी को देखा, अब तुम मैसेज करके बता दो, क्या बात है, धन्यवाद। विदाउट देंगे तो मुझे बताओ ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्या? आउट ऑफ द सेल प्रोसीड स्पेंड 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में उसने आउट ऑफ प्रोसीड में घर खरीदा, तो मैंने कहा भाई जुलाई में तो उसकी डेट निकल गई होगी ना, बताओ। अप्रैल में बेचा है, एक बार और, जी हां, इंडेक्सेशन दिया ही नहीं है और रेट भी नहीं दिया। नहीं बेटा, नए वाले प्रोविजन के हिसाब से आपको देना भी नहीं है, वो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग पे है। तो आंसर क्या होगा? मैंने कहा वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूछोगे तो वो तो ये आएगा, और एग्जेम्पशन नहीं देने के बाद तो आंसर 8 लाख जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर नितिन had bought a laptop of 50,000 रुपए का 1/4/22 को for his personal use. He started using this laptop for the business purpose only since 2/5. On the date the market value of the laptop was 40,000. What is the amount of depreciation allowable to him under income tax act for the year assuming the rate of depreciation being 40%? 1/4/2022 की बात कर रहे हैं जब वो लेकर आया था, और उसने अब इस लैपटॉप को बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना शुरू कर दिया है 24-25 में। 24-25 में, तो अगर मैं कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस की बात करूं तो 2 साल तक इस्तेमाल हुआ है, और रेट जो है 40% है। सॉल्व करिए बेटा और बताइए कितना आएगा। माइनस करिए बेटा 40%, फटाफट से माइनस करिए, कितना आ रहा है जल्दी से आंसर। सही, जो पीडीएफ आप पर जीएसटी सुपर 40 है, जून 25 का है, क्या ये अभी अटेम्प्ट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं? 100% बेटा खुशी, 100% करते हैं, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों का 16,000 आ रहा है, कुछ बच्चों का, सोच लो बेटा, बाद में मत बोलना।
पहले बताइए लैपटॉप का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है सर? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मुझे बताना है। 22 में मैंने खरीदा है, 5 में वो इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वैसे अगर मैं डायरेक्ट माइनस करूं तो 50,000 माइनस आएगा आपका 40%, तो आ गया 30,000 और माइनस करूंगा 40%। एक बार एमक्यूपी में इसका आंसर चेक करके बताइए फटाफट से। आंसर वैसे तो ए होना चाहिए, आंसर एक बार बेटा एमक्यूपी में चेक करके बताइए। ओरिजिनल कॉस्ट लीजिए 50,000 रुपए, माइनस करिए इस पे डेप्रिसिएशन पहले साल का 40%, 10,000 का डेप्रिसिएशन अगले साल भी, तो 20,000 अमाउंट होनी चाहिए। अगर हम एसएलएम से चले तो एसएलएम से चलेंगे तो बेटा आंसर होना चाहिए आपका 20,000 रुपए फुल ईयर का लगा के। हाँ ठीक है, एक बार आप इसको फिर भी चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक उन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर कोई डाउट लगे तो मुझे बताना, ठीक है। 18,000 आएगा आपका सीधा सीधा माइनस करके, माइनस टू 40% और माइनस 40%। 18,000 आएगा आपका आंसर वैसे तो, मेरा WDV से निकालेंगे। काउंटर अटैक का बहुत बढ़िया था। चलिए, आउटगोइंग परमानेंट मेंबर पेन इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बेटा ये वाला बताओ, 6 पॉइंट बताओ बेटा सारे फटाफट से। आउटगोइंग यानी कोटिंग परमानेंट पेन नंबर इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो कोटिंग ऑफ पेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपके में पूरा सिलेबस पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो पेन को कोट करना कहां पर पॉसिबल है बताइए? क्या सेल ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करें? नहीं। डिपॉजिट ऑफ 35,000 ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होता है? आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करोगे और 50,000 से ज्यादा पे करोगे तो पेन कार्ड यहां पर कोट करना कंपलसरी है। हाँ, लास्ट में मैं रुक जाऊंगा, आपको जो डाउट होंगे बेटा पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। इन प्री जीएसटी रेजिम एक्साइज ड्यूटी इज लिवाइड बाय, बताइए एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता था? सेंटर लगाती थी या स्टेट लगाती थी? मैंने कहा भाई एक्साइज ड्यूटी तो सेंटर लगाती थी, इसमें कई बार एमसीक्यू पूछा जा चुका है। और वैट कौन लगाता था? मैंने कहा वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है? सी ऑप्शन इज मोर वैलिड। फटाफट से बताइए 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो काफी सारे बच्चों ने बताया 7th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। चलेंगे आगे, चलिए आगे चलते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन आया है जिसमें शायद मैंने आपको करवाया था मेरे हिसाब से, जब 28% आंसर आया था 8th वाले का। देखना जरा हाईएस्ट लगेगा जब इसमें मिक्स सप्लाई कर रहे थे। एक तो कंपोजिट सप्लाई होती है, एक मिक्स सप्लाई होती है। यहां पर उसने मिक्स फटाफट से जूस वूस पता नहीं क्या क्या मिक्स कर रखा था, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है। जब नेचुरली बंडल्ड होते हैं तो आपका होता है कंपोजिट सप्लाई, और जब नेचुरली बंडल्ड नहीं होते तो होता है आपका मिक्स सप्लाई। तो इस केस में मिक्स सप्लाई है और हाईएस्ट रेट लगेगा आपका 28% का, ठीक है? ये भी आसान है 8th वाला पॉइंट। नेक्स्ट, Mr. Tushar is an air travel agent who wants to discharge the tax liability at a special rate as per Rule 32(3) CGST Act. How the value of service booking of tickets for travel be dependent? बताइए स्पेशल के हिसाब से। तो ये तो आपको मुझे याद ही करवाना पड़ेगा। सर इंडियन वुमेन क्रिकेट में 169 ही बना पाई है। बेटा पाकिस्तान के लिए तो इतना भी बहुत है, आपको पता ही है ना? कोई बात नहीं। मिक्स पर हाईएस्ट परसेंटेज लगता है, कंपोजिट पर जो आपका मेन ट्रांजैक्शन की रेट पर लगता है, ठीक है? चलिए बेटा अगले वाले पे कह रहे सर क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम स्पेशल रेट से देने पड़े तो? कह रहे 5% बेसिक पे दो और डोमेस्टिक पे। मैंने कहा ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, बेसिक और डोमेस्टिक पे सेम रहे। 10% दो दोनों पे। मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता। बेसिक फेयर दो, डोमेस्टिक पे ज्यादा। देखो कितने इलॉजिकल आंसर्स दिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कभी बेसिक कभी भी ज्यादा हो सकती है इंटरनेशनल से? नहीं। और बेसिक और इंटरनेशनल सेम नहीं हो सकते। देखो बेटा कितना सिंपल लॉजिक से आप कभी कभी आंसर दे सकते हैं। हमेशा एमसीक्यू को जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लाई इज लायबल टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और किसका पूछा है? गुड्स। तो दो ही केसेस हैं, जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए और जब इनवॉइस इशू हुआ है, दोनों चीजें हैं। पहली चीज, और अगर गुड्स रिमूवल का केस है तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? जब तक गुड्स आपके इनवॉइस रिमूव नहीं हुए। तो डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लायर, मैंने कहा नहीं। कह रहे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस टू द विद रिस्पेक्ट टू द सप्लायर, डेट ऑफ विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर, ए और बी विचएवर इज अर्लियर। तो ए और बी विचएवर इज अर्लियर वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब इनवॉइस इशू हुआ है और जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो 10th का आंसर बेटा आप बताएंगे, सारे बच्चे 10th का आंसर बताएंगे। वैसे सच में 168 ही बनाया उन्होंने, है ना? 169। चलिए
कह रहे इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट आईटीसी कब मिलेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, कब, या प्रोपोर्शनेट आईटीसी लेंगे, तो हम बोलेंगे 100% आईटीसी विल बी अलाउड इनके जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट भी नहीं मिलेगा, 50% का कोई लॉजिक नहीं है। आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये हमने कंडीशंस में पढ़ रखा है सेक्शन 16 की। चले क्या आगे, क्या हम चल सकते हैं, फटाफट से बताइए। चलिए आगे, कह रहे विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन जीएसटी अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कैसे, वैसे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो, लेकिन कितने दिन के अंदर, बताइए बेटा, कानून ने कितने दिन का समय बनाया है, फटाफट से बताइए। तो सारी जगह हमने पढ़ रखा है, जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओ 30 दिन के अंदर फटाफट से आप रजिस्ट्रेशन के लिए कर देगा। इसमें कोई सर न्यू गाड़ी की दावत नहीं दी, भाई मैंने नई गाड़ी ली ही नहीं, तो नई गाड़ी की दावत कहां से दूं, पता नहीं कौन बोल रहा है नई गाड़ी ले ली। चलिए, द फर्स्ट रिटर्न शेल बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ऑन द पीरियड फ्रॉम, बताइए, ये है कमाल की बात, इसमें बताऊंगा लॉजिक। फर्स्ट रिटर्न जो कहां से भरनी चाहिए, डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। कितना सुंदर पॉइंट पूछा है, कह रहे सर आसान है ना, पूछा क्या है ये बताओ। फर्स्ट रिटर्न जब आप भरोगे वो कौन से पीरियड की भरोगे, मैंने कहा जब से लायबल हुए हो और जब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। कह रहे सर इसे अगर आप एक बार बता देते वैसे करके तो वो अच्छा लग जाता, मैंने कहा बताता हूं। देखो, मान लीजिए आप लायबल हुए, यहां पर आपने एप्लीकेशन दे दी विद इन 30 डेज पे, और एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। यहां पर मैंने डेट बता दो 1, 5 और 10, तो सर आप इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां से होती है, कह रहे सर यहां से होती है, और कहां तक का, फर्स्ट रिटर्न में जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है जब से आप लायबल हुए तब से हो जाती है। सर आपकी ड्रीम कार कौन सी, ड्रीम कार है नहीं बेटा, ड्रीम तो मेरा यही है कि यूट्यूब पे सीएमए कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स अपने पास हो, अगर हम अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए बच्चों को। कोई बेटा इंटरप्शन की बात नहीं है, रिचा आप सही कह रहे हो, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लूंगा लास्ट में और एक बार देख लेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। ऑप्ट आउट लिखा है ना, ऑप्ट आउट में 75,000 नहीं होगा, 50,000 होगा, और क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार मुझे देख लेंगे। कहीं से भी आ सकती है बेटा थ्योरी, कहीं से भी आ सकती है। चलिए नेक्स्ट, द लिमिट फॉर स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन इंडिया इज फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेस लाइन, वो कितनी है फटाफट से बताइए, लिमिट बताइए। सर 2 के तो 7 नंबर के एमसीक्यू आंसर डी होगा। सर 2 के 7 नो एमसीक्यू के आंसर, एक बार इसी का चेक कर लूंगा मैं, ठीक है, जो भी आप कह रहे हो फटाफट से बताइए। 200 नॉटिकल माइल्स, इसमें तो कुछ बता नहीं है। सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज शैल बी इन्फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम डेट डेट, कितने साल से लेके कितने साल तक, फटाफट सेफगार्ड ड्यूटी बताओ जरा फटाफट से सारे बच्चे। 15th का आंसर बताइए पहले मुझे, 15th लिख के बताना। अरे आंसर तो नीचे ही है सर, सेट 2 के 7th नंबर के एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने आंसर डी दिया है, प्लीज कंफर्म। वो हम कर देंगे बेटा, अभी थोड़ी देर रुको, पहले इसका आंसर दो। अब मुझे बताओ बेटा इसको समझाने का तरीका क्या है। कह रहे सेफगार्ड ड्यूटी है इन फोर्स फॉर कितने साल के लिए रहेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंपोजिशन कैन बी एक्सटेंडेड विद द टोटल पीरियड ऑफ, देखो सबसे ज्यादा तो 10 साल होंगे, ये बात सही है। कह रहे सर सेफगार्ड ड्यूटी का कोई एग्जांपल दो। मैंने कहा सेफगार्ड ड्यूटी का एग्जांपल देखिए, मैंने कहा फटाफट से बताओ। मैंने कहा मुझे किसी से खतरा है, मुझे बाकी यूट्यूबर से खतरा है, उन्हें लग रहा है कि उनकी ऑडियंस सारी मैं लेकर जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड रखना शुरू कर दूंगा। चारों तरफ का मतलब सर कितना आंसर है, 4 साल आंसर है, मैक्सिमम तो 10 साल होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 4 है, 3 है, 4 है, तो सर सेफगार्ड का मतलब अपने आप को सेफ रखना है, तो सेफ का मतलब मैं चारों तरफ अपने पास बॉडीगार्ड रखूंगा। अब सही है क्या, समझ में आया क्या? अब तो याद, अब तो भूलोगे नहीं। सेफगार्ड जब भी की बात आएगी आप 4 इयर्स आंसर करेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे, जैसे ही आप जुड़ते जाए सेशन को लाइक करते रहिएगा। अब हम चलेंगे सेट 2 पर, यहां तक सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है और समझ में आ रहा है तो बताइए, ठीक है। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। कॉन्ट्राविशंस, व्हाट अ लॉजिक, हाँ सब बच्चे कह रहे गजब लॉजिक है, बहुत बढ़िया। टैक्स लायबिलिटी का सेशन बेटा मॉर्निंग में जब मैं जीएसटी कराऊंगा आपको, लास्ट के आधे घंटे में मैं टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखा दूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बोलोगे तो रात को सेशन रख लूंगा 11 बजे, बट मॉर्निंग में भी बता दूंगा, आप समझ जाओगे। 2 टैक्स स्लैब रेट समझाने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी। चलिए आगे चलते हैं, सेट 2 पर चलते हैं बेटा।
सेट 2 पे बार आई है, सेट 2 की सेशन बेटा बस कुछ एमसीक्यूज है। 27वें पेज पे हूं मैं, 44 पेज तक चलेंगे। हाँ धन्यवाद बेटा 20087 EVI। क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो? ईवी लिखा हुआ है आपके नाम में। हाँ जल्दी जल्दी करते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एग्रीकल्चर इनकम इज, बताओ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में एग्रीकल्चर इनकम का क्या होगा? फर्स्ट का बी कह रहे एग्जेम्प्टेड बट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस। मैंने कहा ये तो देखो एग्जेम्प्टेड तो है, दिस इज राइट। ये बच्चा कह रहे सर आप डोपिस्टर हो, पता नहीं क्या कह रहा है। तो एग्जेम्प्ट तो है बट इंक्लूड करते हैं इनकम को। एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ओपन अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम रूल 2014 इज, बताइए सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड जो भी पेमेंट है उसका क्या होगा? बताइए एग्जेम्प्ट होगा। और क्या है जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है? सुकन्या समृद्धि स्कीम बच्चों के लिए लाई गई है। ये वाला पीडीएफ भी डाला नहीं है, डालूंगा क्योंकि मार्क्ड वाला पीडीएफ ही चाहिएगा ना बच्चों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस इज और आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट? कह रहे न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर्स, वैकेंसी अलाउंस, ये सारे नॉट अलाउड पूछा है बेटा। पिक लाइन मार रहे हो क्या सर? पिकअप मतलब चलो बेटा चलो जल्दी से बताइए। सर डीम्ड लेट आउट के केस में क्या न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस होता है? कह रहे नहीं। रिपेयर्स अलाउड होता है? नहीं। वैकेंसी अलाउंस होता है? नहीं। तो कौन सा अलाउड नहीं होता? कुछ भी नहीं अलाउड होता। इंटरेस्ट डीम्ड लेट आउट के केस में फर्स्ट का एक ही नहीं आया बेटा। फर्स्ट का ए कहता है एग्जेम्प्ट है, वो बात सही है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता है। फर्स्ट का ए आपको पूरी बात नहीं बताता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए पर्सनल इफेक्ट डज नॉट कवर कौन सी वाली चीज? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती, ड्राइंग्स नहीं आती, ज्वेलरी नहीं आती। मैंने कहा कुछ भी नहीं आता। अच्छा एक बात बताना, बोलो सर सवाल पूछो, बोलो सर सवाल पूछो, बताओ जरा फटाफट से। 190 लाइक्स हो चुके, 200 लाइक करवा दीजिए फटाफट से, बोलो जल्दी जल्दी से सर सवाल पूछो। सवाल यह है कि अगर मैं किसी को कार गिफ्ट करूं जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? अगर मैं किसी को वॉच गिफ्ट करूं जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? या फिर मैं किसी को नेकलेस गिफ्ट कर दूं, है ना, नेकलेस गिफ्ट कर दूं जिसे ज्वेलरी बोलते हैं, 1 लाख रुपए का, बताओ बेटा किस पे टैक्स लगेगा? पहले ये बताओ। ए बी सी, ये है कार जो कि आपको दिखाई दे रही है, ये है रिस्ट वॉच, और ये सभी नॉन रिलेटिव से मिल रही है। डीटी के पीवाई2 तो सब। एक बच्चा कह रहा है कुछ भी पूछ लो, आपका ही चैनल है। सर जी लाइव में आपने सेट ऑफ करवाया था? लाइव में सर जी, लाइव में सेट ऑफ की वीडियो डाली हुई है मैंने, ऐप के ऊपर जाके देख लीजिए। बस बेटा एक पर लगेगा, नेकलेस पर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ज्वेलरी में आता है, बाकी सब पर्सनल इफेक्ट है, इस पे लगेगा। इसलिए क्वेश्चन ने पूछा, देखो जरा पर्सनल इफेक्ट में क्या नहीं आता है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ड्राइंग हो, स्कल्पचर्स हो, एनी वर्क और आर्ट हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो, और ज्वेलरी, सब इसी के अंदर आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कितने परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट? बताओ बेटा 5% है या नहीं? आंसर जल्दी से बताइए, बताइए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रीलिमिनरी कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, कितने पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाएंगे? मैंने कहा 5% ऑफ द प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन टीटीए, बेटा दोनों बताया था मैंने, टीटीए और टीटीबी, याद करो डिडक्शन वाले चैप्टर में। टीटीए में सर कितना मैक्सिमम अलाउड होता है? 10,000 रुपए। टीटीबी में वैसे मैक्सिमम कितना अलाउड होता है? 50,000 रुपए। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वो टीटीबी में जा सकता है? द आंसर इज यस। एफएम और एमए की टेंशन है, कैसा गया बेटा लेकिन पेपर? तो ये बताओ रचित, सिक्स्थ का आंसर क्या होना चाहिए? सर टीटी में 10,000 होता है, टीटीबी में 50,000 होता है, तो ए का पूछ रहा है तो मैंने ए का आंसर लगा दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सर टैक्स ऑन टैक्स को कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ डेस्ट और सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट इज एग्जेम्प्ट, बताइए बेटा। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट पे एग्जेम्प्ट होता है, फटाफट से बताइए किस बच्चे ने कहा आया है। कैसा गया पेपर पहले बताओ। हाँ, मैरिज पे गिफ्ट नहीं लगेगा, वेरी वेरी गुड। जल्दी बताइए बेटा, जो 8th है उसका आंसर क्या होगा? कह रहे जब आप सर कोई मटेरियल वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ प्योर लेबर प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पे नहीं लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी कौन सी होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू, मार्केट वैल्यू या नहीं? तो सर आंसर सेक्शन नंबर 15 में दिया हुआ है। इसका मतलब सेक्शन नंबर 15 कहती है ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, और 15 सबसेक्शन 2 और 15 सबसेक्शन 3। 15 सबसेक्शन 2 में बताई गई है कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं, और 15 सबसेक्शन 3 में बताया गया है सर किसके बारे में? डिडक्शंस के बारे में। आई होप आपको पता होगा। बोलो क्या आपको पता है इन सब के बारे में? चलिए वेरी वेरी गुड।
डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक से डेट ऑफ पेमेंट इन क्रेडिट का, जो दोनों में से पहले हो जाए। ये भी शायद आपने पढ़ रखा होगा, आसान है, हम इस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। टू क्लेम आईटीसी, टू क्लेम आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इज मैंडेटरी टू कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताइए क्या आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या जरूरी है कि कैपिटलाइज करें हम बुक्स को? मैंने कहा भाई साहब अनर्थ हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है सेक्शन नंबर 16 में, या तो आप क्या ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो असेट को कैपिटलाइज करके, या फिर आईटीसी ले लो। ये एंड नहीं है, ये और है, तो भयंकर दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर क्या है? नो। काटना पड़ेगा ना किसी का, बच्चे का। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कल। वीडियोस मैंने डाल दिए, सारे कंसेप्ट्स आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करे, कब एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? इफ अ पर्सन डज नॉट स्टार्ट द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या ऐसा है? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कह रहे या तो तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, 6 महीने हो गए, खामा का रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हो, बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया है, या तुमने रिटर्न फाइल नहीं की है 6 महीने तक। फटाफट से बताइए, थोड़ी देर की बात और है, मेरे को 16 पेजेस और कराने, मैक्सिमम हाफ एन आवर में हम कर देंगे इसको। ठीक है, तो मुझे तो सारी बातें सही लग रही हैं। एफएमबीडीए के चीट कोड में मैंने आपको सुपर 40 डाली हुई है, ऐप में जाके वहां से ले लेना, और जो थ्योरी है उसके चीट कोड मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, तो आंसर तो मुझे सारे ही सही लग रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 12th का डी है, करें ऑल लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन एन। बताइए जितनी भी टैक्सेबल पर्सन की लाइबिलिटीज है वो कौन से रजिस्टर में? बताओ। इस भयंकर क्वेश्चन का आंसर क्या आप दे सकते हो? लाइबिलिटी को किस में रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी को किस में रिकॉर्ड करते हैं, बता सकते हो क्या आप? हेलो, हाँ जी, सेशन चल रहा है। ठीक, चलिए, तो 13 का आंसर क्या होगा? लाइबिलिटी रजिस्टर को लाइबिलिटी में रखोगे, है ना। जो भी पेमेंट आप कैश से करते हो वो कैश रजिस्टर से करेंगे, जो भी आप आईटीसी क्लेम करते हो वो क्रेडिट से जाएगा। चलिए आगे। द टाइम लिमिट फॉर एक्सक्लूसिव। अरे भाई कितनी बार आएगा क्वेश्चन, बताओ ना। 200 नॉटिकल माइल्स, पढ़ पढ़ के थक गए। सेफगार्ड ड्यूटी 4 से 10 साल, देखो रिपीट हुआ 2, तो इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक भी बताओ जरा, लॉजिक। सेफगार्ड मतलब चारों तरफ से घेर लिया था उन्होंने, मैं कह रहे हाँ, यहां तक समझ में आया क्या? चलिए अब जून 25 के सेट में चलते हैं, और मैं आपको कुछ पीडीएफ खुद से मार्क करके दे दूंगा, पीवाईक्यूज भी एक बार रीड कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन फंस गया, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको सिंपल मिलने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर इस पीडीएफ से फंस गए तो बेटा टोटल मिला के 8-10 हो जाएंगे आपके, और 20 एमसीक्यूज अगर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। (23/7/2014) के हिसाब से 24 के हिसाब से चलना है बेटा आपको। इंटरप्शन की कोई बात नहीं है, हालांकि मैं एमसीक्यू कर रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या हम आगे चल सकते हैं? जल्दी से बताइए। कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चों ने लाइक कर दिया? फटाफट से बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। क्या 200 लाइक हुए या नहीं हुए? आगे चलेंगे क्या? चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। कह रहे इनमें से एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? फटाफट से बताइए। कह रहे डिविडेंड क्या एग्रीकल्चर में इनकम में आता है? नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म एंगेज इन पार्टनरशिप एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मुझे एक चीज बताना, ये तो चलो एग्रीकल्चर इनकम है, मुझे एक चीज बताना, एग्जेम्प्ट इनकम होती है कि? 200 लाइक हो चुके हैं, धन्यवाद अक्षत, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, फास्ट करा रहे हैं हम थोड़ा, तो बताइए। शेयर ऑफ पार्टनरशिप रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, बताइए क्या टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? तो सर बोलो क्या है वो बेटा एग्जेम्प्ट है। हालांकि मुझसे क्या पूछा है कि इनमें से एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, तो किसी पार्टनर का शेयर ऐसे पार्टनरशिप से जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस, वो ऑप्शन है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग की एक एक्सेप्शन है कि लैंड एंड बिल्डिंग केस में, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ, ही और शी हैज द ऑप्शन टू पे बाय इंडेक्सेशन विद लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन टैक्स रेट एट द रेट 20%, बट if with index यानी without indexation अब you can pay at 12.5%, but with indexation you can pay at 20%। दोनों ऑप्शन है इंडिविजुअल एचयूएफ के पास लैंड और बिल्डिंग के केस में। ठीक है, बीच में पूछ लिया आपने तो मैंने बता दिया। मिस्टर प्रतीक एज है 48 ईयर, रेजिडेंट इन इंडिया, टोटल इनकम 6,50,000 है, और कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का 112 है, 55 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। भाई ये वाला एमसीक्यू मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखा दूंगा। हालांकि अगर मैं निकाल के अभी बताना चाहूं आपको तो सर कैसे बताऊंगा? मैंने कहा अगर उसकी टोटल इनकम 6,50,000 रुपए की है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% है,
तो 55 लाख का होगा 20%, 11 लाख तो सीधा सीधा आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 करोड़ 50 लाख है, उसके ऊपर तो सेस भी लगेगा ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख का 15%, 9 और 11, ठीक है। अदर इनकम को स्लैब रेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में पूछा है बेटा, बाय डिफॉल्ट का आंसर होगा इसका 2,27,48,700। ये कैसे निकला सर, ये मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग में, जब मैं आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखा दूंगा। थोड़ा सा रिस्क आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बेटा, मैंने डीटी में तो ऐसे कोई पीवाईक्यूज हर किसी में ही कराता हूं, मैं तो लाइव में तो हम सभी में ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज से ज्यादा प्रोविजन पे फोकस करिएगा, ठीक है। पेपर प्रेडिक्शन तो बेटा टैक्स का मैंने बताया, टैक्स और कॉस्ट में तो एग्जेम्पशन आने वाली है सभी की, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अनकमिटेड पेंशन जो एक्स एम्प्लॉय से मिली, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस बटी, मैंने कहा भाई ये तो हाउस बटी में जाएगा। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मैंने कहा भाई इनकम ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रो लैंड, तो ये तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है, हालांकि ट्रांसफर कैपिटल के लिए। इनकम फ्रॉम आया जो रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, बताओ बेटा रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट किस में जाएगा, क्या पीजीपी में आएगा? जी नहीं, यही तो होता है हॉर्स रेसेस वगैरह वाला, जिसमें प्रोविजन हमने पढ़ा होगा, हॉर्स रेस की इनकम वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए, while computing interest on delayed compensation standard deduction is allowed, बताइए इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन फटाफट से बताइए बेटा। एक तो होती है डिलेड कंपनसेशन, जो कि मुझे कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, फिर उसमें मेरे पैसे कम कर रहे थे गवर्नमेंट, तो एक डिलेड कंपनसेशन होती है, एक इंटरेस्ट होता है। तो डिलेड कंपनसेशन इज फुली टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड। लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बेटा फ्लैट 50% की एग्जम्पशन उसमें मिलती है। आई होप आपको ये पता होगा। फोर्थ का बी बता रहे काफी बच्चे, लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड वो हाउस बटी वाला नहीं है, ये कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, जिस पर आपको डिलेड वाले पे मिलता है, कैपिटल गेन है। देन ओनली इंडिविजुअल एचएफ बिफोर परचेज ट्रांसफर। आप बेटा एक बार अनो बिफोर परचेज ट्रांसफर नहीं बेटा, बिफोर परचेज की है और ट्रांसफर आफ्टर की है, उनके पास ऑप्शन है बस। ये पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगी। कल 8 बजे, सुबह 8 बजे, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, 8 या 7 बजे मैं आपको पोल करके भी पूछ लूंगा, सेशन के अंदर ही पोल करके पूछ लूंगा। इसकी पीडीएफ ऐप पे मिलेगी, सारे बच्चे कर लीजिए डाउनलोड, पीडीएफ मिलेगी ऐप पे फ्री मटेरियल में टेक्स्ट के अंदर। चलिए, व्हेन द इनकम ऑफ अ मैनेजर क्लब एसएससी विल गेट अ डिडक्शन ऑफ कितने रुपए का, 1500 पर चाइल्ड का इनकम टू मिलेगा सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम 1500 पर चाइल्ड। मुझे बताइए क्या इसमें चाइल्ड की लिमिट कितनी है, फटाफट से बताइए इसमें चाइल्ड की लिमिट कितनी है, कि कितने बच्चों के लिए मैक्सिमम आप इस एग्जामिशन को ले सकते हो। अमाउंट इज 1500, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए ले सकते हो, बस इतना बताइए मुझे। इसकी पीडीएफ मैंने बता दी है, इसकी पीडीएफ बेटा नीचे ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो और उसे फ्री मटेरियल में जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं अपलोड कर दूंगा। हेलो प्रीति शिपात्रा, आंसर नहीं पूछा बेटा मैंने आपको, और जितने भी बच्चे बता रहे हैं 2 वो नालायक हैं, और अभी सॉरी बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, सर फोड़ दूंगा नालायकों। ये वाली जो मैक्सिमम 2 बच्चों की है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पे है और ट्रेवलिंग अलाउंस पे है, बस 3 में है मैक्सिमम डिडक्शन। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, माइनर चाइल्ड की, तो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। मैं देखो किसी बच्चे ने सही से बताया क्या, सॉरी बोलो सारे बच्चे जिन्होंने 2 लिखा है, लिमिट नहीं है, अनीशा ने बताया सिर्फ, और बाकी सब 2 लिख रहे हैं। नहीं, सीएमए एस्पिरेंट है एक, उसने भी बताया, उन्होंने भी बताया है, और सोनाली ने भी सही बताया है। बाकी सारे बच्चे 2 कर रहे हैं, नालायक को गलत करने वाले हो तुम। और सही तरीके से किसका आंसर लिखा है, बी वाला। हालांकि ए भी सही है बट सही तरीके से प्रोविजन है। बच्चों ने सॉरी बोल दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, उन्हें बहुत मारता। सर ये इनहांस कंपनसेशन क्या होता है, मनीष पूछ रहा है। मैंने कहा बेटा इनहांस कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने मेरी जो जमीन है वो हाईवे के नीचे आ रही थी, कंपल्सरी एक्वायर कर ली, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, मुझे तो बेचनी थी, अब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है भाई देनी पड़ेगी, तो कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। और कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो क्या किया गवर्नमेंट ने, मुझे 50 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। 50 लाख रुपए जब दे दिए गवर्नमेंट ने मुझे, तो मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, 50 लाख रुपए की, मेरा पड़ोसी कालू खरीदने वाला था इसे 70 लाख में, दिखाऊंगे एग्रीमेंट, तो मैंने दोबारा केस ठोक दिया। बाद में जाके मुझे 20 लाख रुपए और मिल गए, तो गवर्नमेंट ने कहा 20 लाख रुपए तुम्हारे ये, और जो केस लड़ते लड़ते तुम्हें 2 साल हो गए हैं, 5 लाख रुपए तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इस 20 लाख पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस लीगल एक्सपेंस दिए हुए हैं तो वो माइनस कर देंगे, मान लीजिए 1 लाख की लीगल एक्सपेंस है, माइनस कर दे तो 19 लाख पे टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट जो आपको डिलेड कंपनसेशन पे मिला है वो आपका 50% पर एग्जेम्प्ट रहता है, तो आंसर होगा 2.5 लाख रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? 215 लाइक हो गए। गीतांजलि थैंक यू सो मच। ऐसे कोई बात नहीं है, क्या बोल रहे हो? चलिए ठीक है, सब बच्चों ने सॉरी बोल दिया इसलिए मैंने माफ कर दिया। चलिए बेटा आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए बेटा 5,000 है या नहीं है, जल्दी से बताइए। कह रहे सर ये तो 5,000 है, ये तो सिंपल बात है। जीएसटी कब आया था इंडिया में, बताओ जीएसटी कब आया था?
एडवांस रिसीप्ट का क्या होगा, कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा बेटा। एडवांस रिसीप्ट के लिए कौन सी डेट की एसडीवी जो है, एडवांस रिसीप्ट अगर फॉरफिट होता है तो देखना पड़ता है कि 1/4/2014 से पहले का है, अगर तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते हो, अदरवाइज बाद का है वो फॉरफिटेड के लिए। एडवांस नॉर्मल फुल वैल्यू कंसीडरेशन में आएगा। बिल्कुल भी पास होना मुश्किल नहीं है। अगर आपके एमसीक्यू में 12 से ऊपर या 10 से ऊपर बन रहे हैं तो डिपेंड करता है। कह रहे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है, क्या होगा, कितना अच्छा खेल रही है ऐसे पाकिस्तान, भाई मैंने तो देखा नहीं क्या स्कोर है पाकिस्तान का। नालायक तुम सेशन ले रहे हो, मैच देख रहे हो। 1 जुलाई 2017 को आया था। अगर सर पूछने वाली बात क्या है इसमें, हु एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर कंटेंट इन लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए कौन एम्पावर्ड है। ऑप्शन बताया करो अनु, और क्वेश्चन नंबर लिख के बताया करो। नालायकों क्या तुम खाली खाली आंसर बताते रहते हो। कह रहे सर लिस्ट 1 है टॉप लिस्ट और 2 ही गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 222 लाइक हो चुके हैं, मजा आ गया बेटा। और जो भी बच्चे बाद में देखें इसे स्पीड फॉरवर्ड करके वो भी क्या नाम है लाइक कर देना। कह रहे पर्सन हु इज लायबल, आपको थ्योरी वाली पीडीएफ मिली, पहले सारे बच्चे बताओ कि आपको थ्योरी वाली मैजिक पीडीएफ मिल गई है, चीट कोड वाली थ्योरी वाली, उसमें ये वाला पॉइंट मैंने डाला है। कह रहे कब अप्लाई करेंगे, मैंने कहा बेटा 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 30 डेज। अभी एक आंसर भी बताया था शायद हमने इससे रिलेटेड, है ना। चलिए कब लायबल हो जाता है तो उससे कितने दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कहा लीज ऑफ रेंट जो है ये आपकी सर्विस के अंदर आता है और इस पे जीएसटी लगता है। रेंट ऑफ बिल्डिंग इसमें भी सर्विस के अंदर आता है, इस पे लगता है। सेल ऑफ बिल्डिंग, अब सारे बच्चे पता है क्या कहें, हमारे मास्टर ने कहा था जहां पर ऑल ऑफ द अबव आ जाए ऑल ऑफ द अबव लगा दो, गधा है वो। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता है। समझ में आया क्या। 10th वाला बता रहा हूं मैं आपको, मेजॉरिटी बच्चों को लगेगा 10th का आंसर जो है डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। बेटा वो 10th तक और 12वीं तक लॉजिक अच्छे लगते हैं, इवन फाउंडेशन तक भी अच्छे लगते हैं, इंटरमीडिएट में नहीं। पाकिस्तान के 3 ओवर में 31 रन है, कोई विकेट नहीं गिरी क्या। सेल ऑफ लैंड, चलो 10th का ए, ठीक है। डी कोई नहीं बताएगा, मिल गई है और याद भी कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा, फिर तो एग्जामिशन से कोई नहीं रोक सकता। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर इज नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कह रहे बताओ किसके लिए, पान मसाला आइसक्रीम और टोपिकल मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट से अगर आप गुड्स बनाओगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम देंगे। कह रहे नहीं, तीनों को बाहर निकालो, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। मैं एक कॉल कर लूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो। तब तक आप आंसर बताओ इसका। पहले आया था वो तो दवाई के लिए, जब आओगे फोन कर लेना बच्चों के लिए। हेलो जी सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर आपकी नमस्ते होने वाली थी, आधे 1 घंटे बाद हुई नहीं, फिर वो जस्ट अभी आया सर, मैं तो घर मेरे को आए हुए, मेरे को लगा 2 मिनट 3 मिनट ही आए हुए, अभी आके बैठा ही है वो। तो डाउनलोड हुए वो नहीं हुए। अभी नहीं, अभी तो अब करने जा रहा हूँ, मेरा फोन भी चार्ज नहीं था और रास्ते में ही था सर मैं उस टाइम से, अब आया हूँ पर। तो कैसे आज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं करके लगा देता हूँ अपलोड पे। पीडीसी फाइल्स वाला ईमेल है आपके पास? मेरे को पता नहीं भाई कौन सा ईमेल है। उसमें है, क्या कहते हैं, कमल सर के फोन में है, OnePlus वाले, और कमल सर के आईपैड में भी है। मेल ईमेल पासवर्ड नहीं पता ना, लेकिन मेरे को उसका नहीं पासवर्ड वगैरह नहीं, मतलब ईमेल है ना डायरेक्ट, उस ईमेल पे ड्राइव से अपलोड करता हूँ तो डायरेक्ट शेयर हो जाएगा ना वहीं से। समझा नहीं मैं। पासवर्ड थोड़ी ईमेल लॉगिन है उस दोनों में, फोन में भी और आईपैड में भी। ठीक है, तो इस पे अपलोड कर देता हूँ मैं डाउनलोड करके। तो वो है आपके पास उसका एक्सेस। हाँ हाँ, पीडीसी फाइल्स मेरे पास दिया हुआ है। तो ठीक है, उसके ड्राइव पे कर दो, अभी तो उसमें स्पेस भी होगा ना। इस पे पूरा का पूरा स्पेस होगा ना, तो नया नया ईमेल ही क्रिएट कर रहा था। चलो ठीक है, कर दो भाई उसमें। तो फिर आने की जरूरत नहीं है आपके, हैं अब तो सर अभी आए हैं तो कितना टाइम हो रहा है, 9:30 होने वाला मुझे लग रहा है। अभी तो मैं भी सेशन ही ले रहा हूँ। खैर अभी तो आ नहीं पाऊंगा सर, अब तो कोई बात नहीं, तो काम कर देना बस, क्योंकि कल उन्हें देना है हमें 10-10 लेक्चर दोनों में से। कर देता हूँ। पक्की बात है ना, कभी बोल दो सो गया था, हो नहीं पाया था। पक्की बात है सर, पक्की बात है, डाउनलोड पे लगा रहा हूँ। पूरी दुनिया सुन रही बेटा इस समय, जितने भी बच्चे लाइव हैं तुम्हारी बात। हाँ ठीक है सर। ओके ओके भाई। चलो थोड़ा सा रुक गया था मैं। 279A है बेटा इसका आंसर। कैसी बातें कर रहे हो, ये वाला तो पता होना चाहिए था आपको। कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल ने कौन से आर्टिकल में बनाया है।
कौन से आर्टिकल में बनाया है। अब सर इसका तो कोई लॉजिक मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे सर। मैंने कहा बताता हूं। जब जीएसटी काउंसिल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो वो कहते थे हम गुड्स और सर्विस को एक समान मानेंगे, गुड्स इज इक्वल टू सर्विस। कैसे, इससे क्या लॉजिक होने वाला है। उसने कहा जो भी हम नंबर्स बनाएंगे आगे जाके जुड़ के बराबर होने चाहिए। देखिए देखो, गुड्स और सर्विस दोनों साथ होने चाहिए, अलग ना लगे। लो अब सही है क्या। हाँ सब बच्चे हम कह रहे हैं, हम गवाह हैं। गुड्स और सर्विस दोनों साथ में हो, अलग ना लगे, या फिर दोनों का जो डिजिट है वो सेम आना चाहिए। लॉजिक बताओ, लॉजिक कैसा लगा। 246 है क्या, नहीं। अब लॉजिक बताओ। हाँ बेटा, अगर पेमेंट्स अगर आप रिटर्न फाइल करने के बाद करते हो, पहली बात तो नॉर्मल पेमेंट तो अलाउड ही नहीं होगी और साल के बाद करोगे। हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पे कर देते हो रिटर्न के अंदर, जैसे कोई टैक्स वगैरह है। क्या मेरी बात समझ में आती है। हाँ कह रहे सर हेड्स ऑफ, तो वो हम डिसअलाउ कर देते हैं। 246A नहीं है इसका आंसर। सारे बच्चे कह रहे 246A। गजब, 8 करोड़ रुपए। लो 7 से भी आगे बढ़ गया बेटा, 7 करोड़ से भी आगे बढ़ चुका हूं मैं। चलो 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 आगे चलो, चलते रहो बेटा, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। Which of the following is taxable event of imported goods? कह रहे इन केस में इंपोर्टेड गुड्स में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। कह रहे जब आप कस्टम बैरियर को क्रॉस कर लोगे वही आपका टैक्सेबल इवेंट है। कस्टम वाले तो टैक्स लगाते हैं। डाउनलोड पे लगा दिया है, प्रिंस ऐसा कह रहा है। बेटा जितने बच्चे अभी बैठे हैं सबसे बोल दूंगा कि प्रिंस अगर सो गया तो बेटा कल लाइव लूंगा आपको, कल कॉस्टिंग करा रहा हूंगा उनको उस समय पर, है ना, फिर देखना। चलिए चलिए, for the purpose of computing IGST on imported goods, one of the following shall not be included in the value of computation। बताइए IGST जो इंपोर्ट हम करते हैं उसमें कौन सा वाला नहीं लगाएंगे। ये हालांकि कस्टम से रिलेटेड, आई होप आपको पता होना चाहिए। कौन सा वाला नहीं लगाएंगे आपको बताना है। क्या सोशल वेलफेयर नॉट पूछा है ना उन्होंने, तो सोशल वेलफेयर वाला जो सरचार्ज है वो तो लगाएंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाएंगे। नन ऑफ द आंसर नहीं है, तो जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस नहीं लगाएंगे शायद। देखना बेटा एक बार। नहीं सोऊंगा आज, ये हुई ना बात। और रात को जब दोनों हो जाएं तो उसके लिंक्स मेरे को भेजोगे, तब सोओगे आज, ठीक है। स्पीड वैसे तुम्हारी बढ़िया आती है। चलो, वेयर द ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर नॉट अवेलेबल फॉर ascertaining the assessable value for custom duty, the percentage of FOB। जब ट्रांसपोर्ट चार्जेस अवेलेबल नहीं है, जब ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अवेलेबल नहीं है तो FOB के लिए, फ्री ऑन बोर्ड के लिए कौन सा जो है हम टैक्स लगाएंगे अगर ट्रांसपोर्ट के चार्जेस अवेलेबल नहीं है तो। सर 12 का आंसर क्या होगा सर। 12 मैंने कराया नहीं, क्या 279 ये होगा बेटा आंसर। 12 का आंसर इसमें देख लेते हैं, 12 का सी है, इसमें भी सी है, 279 ए ही करेक्ट आंसर है। तो 15 का आंसर क्या होगा सर, 20%। ठीक है, ये तो शायद आपका रेट वाले, इसमें तो मुझे कुछ लॉजिक लगा के याद कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर कितनी देर और। अब ये येलो वाले आ गए हैं, अगर आप बोलो तो येलो वाले के आंसर मार्क करके मैं आपको भेज दूं। अगर आप बोलो तो येलो वालों के आंसर्स में आपको मार्क करके भेज दूं और आप कुछ को खुद पढ़ोगे, या फिर मैं ही करा दूं। 11 पेज है, अब आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। बस इतने पेज है, 11 पेज है। मैं आंसर्स मार्क करके भेज दूं, आप पढ़ लोगे या मैं कंटिन्यू करूं, बताओ। आप जैसे बोलोगे वैसे हो जाएगा। लेटेस्ट मैंने वाले करा दिए हैं आपको सारे। अक्षत कह रहा करा दो, हाँ जी यस। तो मैं पोल कर लेता हूं, आप ही करा दो। चलो सब बच्चों के अलग अलग करवा दो, मार्क करके दे दो, हमें पढ़ना है। चलो बेटा मैं पोल करता हूं पहले। रिमेनिंग पीडीएफ कौन करेगा। मैं खुद करूं इन लाइव राइट नाउ। स्टूडेंट्स सेल्फ। मैंने कर दिया है बेटा पोल स्टार्ट। लेट्स सी आप कितना इसको पूरा कर पाते हैं। मैंने एक पोल स्टार्ट कर दिया है और इस पे देखते हैं।
इस बार के एमक्यूपी बेटा करा दिए सोनम, मैंने आपको सबसे पहले वही कराए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2026 वाले दोनों एमक्यूपी सबसे पहले कराए थे। ये देखो, ये रहे सिलेबस 2026 के, यहीं से शुरुआत की थी क्लास की। अब मैंने पोल डाल दिया है, लेट्स सी बच्चे क्या कहते हैं। मैं कराऊं? 70% कह रहे ऐसे ही चलने दो, यस और नो में करा दो पोल। सेवेंटी % कह रहे हैं कि आप ही कराओ। पीवाईक्यूज बेटा आप खुद से सॉल्व कर लो, जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो पीवाईक्यू में ऐसे कुछ ऐसी दिक्कत आती नहीं है आपके में। जीएसटी सेशन रख लो 11 बजे, जीएसटी सेशन रात को 11 बजे। बेटा खुद पढ़ के जितना आपने पूरे दिन पढ़ा है, मॉर्निंग टाइम का भी पोल कर दो, अभी करता हूं उससे लास्ट में, है ना। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे एक बच्चे ने भी बोला, वैसे तो मुझे उसकी भी बात माननी चाहिए, तो कोई बात नहीं, बच्चों ने कहा तो मैं एक बार करवाई देता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट 15 मिनट है, इसे जल्दी जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। इसको क्या मैं जल्दी जल्दी करवा दूं पूरी स्पीड से? आप बताओ, क्या मैं इसको जल्दी जल्दी करवा दूं पूरी स्पीड से? आप बताओ, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट अमाउंटेड टू 10,000 out of which 1/3 is received in India, found out the income which is liable to tax in case of non resident। तो जितनी इंडिया में मिली उतनी टैक्स लगेगी। बताओ, ये आसान है क्या? कह रहे हाँ। मिस्टर लल्लू सिंह रिसीव्ड हॉस्टल अलाउंसेस 1,000 पर मंथ, और उसके पास 3 बच्चे हैं। नन ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, द टैक्सेबल हॉस्टल अलाउड इज आउट फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम। वो कितना होगा बेटा? न्यू में तो आपको एग्जेम्पशन मिलती ही नहीं है अलाउंसेस की, तो 1,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 36,000 रुपए उसे मिल रहे हैं। माइनस कर दो 300 इंटू 12 इंटू 3, सॉरी 300 इंटू 12 इंटू 2, 7,200 है। अच्छा 3 बच्चों के लिए मिल रहे हैं, सॉरी बेटा सॉरी, वो 3 बच्चों के लिए मिल रहे हैं 1,000 पर मंथ इंटू 12, उसे 3 बच्चों के लिए मिल रहे हैं 12,000 रुपए। ठीक है सर। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1,000 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, तो एक का आएगा 300, और मुझे मैक्सिमम जो एग्जेम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है 300 इंटू 300 बच्चों के लिए है 12, सॉरी 300 अमाउंट है, 2 बच्चों के लिए है और 12 महीने के लिए है, 7,200, 7,200। तो अमाउंट कितना बचा? 4,800। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये पता है आपको जुमला दे रहा है, कह रहे भाई साहब उसके पढ़े बच्चे जो है नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग, स्टडिंग की तो बात ही नहीं है, ये जुमला है। आंसर 4,800 होगा बेटा। 32,400 नहीं है, उसने पर मंथ पर चाइल्ड नहीं बोला, मैं भी पहले यही सोच रहा था। अनीशा पर मंथ पर चाइल्ड नहीं है, पर मंथ फॉर ऑल 3 है, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो मुझे मिलती है वो 300 इंटू 12 इंटू 2 बच्चों के लिए, जो तुम कह रहे थे ना वहां पर 2। नो बेटा भाई गलती से बोले, 300 बच्चे कहां से हो गए। ठीक है चलो नेक्स्ट। कह रहे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए हु इज पार्टनर इन एसबी। बताइए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, इनकर्ड a loss of 90,000 from owing and maintenance of resources and received rent from land 1,30,000। क्या हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी होगी? 1,30,000। बताओ बेटा ये वाला समझ में आया? क्या मैं इसे सेट ऑफ कर सकता हूं? इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस, जो लॉस है, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस, और किसी से नहीं। तो आंसर होगा बी। जैसे काफी सारे बच्चों ने बोला कि 4th का ए आंसर होना चाहिए, पता नहीं 4th का बोल रहे हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा रीमा बेटा? पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगा, डाउनलोड करके अभी मैं थोड़ी देर में उसे लगा दूंगा मार्क वाला। हेलो सर, ऑडिट का पेपर भी अच्छा हुआ, आपके बताए हुए क्वेश्चंस आए। थैंक यू, थैंक यू बेटा संतोष। मैंने चीट कोड दिया था ऑडिट का, है ना, क्वेश्चंस के लिए। कितने क्वेश्चन आए बताना, 1 2 3 कितने? वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा एक बच्चे ने बोला। क्या वॉइस नहीं आ रही है? सच में वॉइस नहीं आ रही है क्या? बताना जरा। चलिए आगे चलते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी। अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम मैक्स अमाउंट व्हिच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। बताइए कितनी है? 5,000 या 2,000? जल्दी से बताओ बेटा। 5,000 या 2,000? सर 2,000। नेक्स्ट, मोहती वाज वन स्टेट लॉटरी 1,00,000 रुपए की। द स्टेट गवर्नमेंट शेल डिडक्ट टैक्स ऑन विच विनिंग अमाउंट। बताओ बेटा कितने का टैक्स लगेगा? सारे बच्चे बताएंगे सर इस पे फ्लैट रेट लगता है 30% का, और 30% का टैक्स लगाएंगे तो 30,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। बी ऑप्शन। एज पर यूनियन लिस्ट ए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। कस्टम एक्ट अंडर एंट्री। बताओ एंट्री नंबर कौन सी है? बच्चे कह रहे वॉइस आ रही है। 238 लाइक हो गए बेटा, लाइक बढ़ा दो एक बार, 250 तक पहुंचा दो, और 300 पहुंच गए तो बेटा मजा ही आ जाएगा। बताओ बेटा कस्टम एक्ट की एंट्री। बोलो सर लॉजिक बताओ, तुम्हें खतरनाक लॉजिक बताऊंगा। अब आ रही है अभी क्लियर है, लॉजिक बताऊंगा तुम्हें खतरनाक। बोलो सर लॉजिक बताओ, इसको भूल जाएंगे कि यूनियन लिस्ट ए में, 1 लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कस्टम से रिलेटेड लेजिस्लेटिव ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वो किसमें बताएंगे? बोलो सर लॉजिक बताओ। बोलो ना
आंसर छोड़ो बेटा, लॉजिक पूछो। और सब बच्चे आंसर अलग अलग बता रहे हैं और मेजॉरिटी बच्चे लॉजिक गलत बताएंगे। आंसर बेटा 83 है। सर एक बात बताओ, 83 का क्या लॉजिक है? मैंने कहा बेटा 83 बताता हूं आपको। बताओ इंडिया, बताओ इंडिया, लिस्ट ए है ना, ए का मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीती थी? 1983 में। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीती थी बताओ बेटा? 1983 में पहली बार, और पहली यूनियन लिस्ट में क्रिकेट वर्ल्ड कप। अरे मुझे क्रिकेट की स्पेलिंग नहीं आ रही। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में। 19 से आपको कोई लेना देना क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, तो 83 विल बी द आंसर, और आप सारे बच्चे याद रखेंगे। अब बताओ बेटा, मजा आया नहीं आया? जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं वो इसको याद रखेंगे। इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, कपिल देव जी की कैप्टनसी में। बेटा नीचे ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार उसे डाउनलोड करिए, वहां पर सब कुछ मिलेगा। हाँ, पेपर प्रिडिक्शन बेटा, ऑलरेडी इनकम टैक्स की पेपर प्रिडिक्शन वीडियो मैंने डाल रखी है, कहोगे तो दोबारा डाउनलोड करके डाल दूंगा आपके लिए। वाह सर, लॉजिक मजा आ गया, वेरी गुड। एक्सएम कंपनी सप्लायर जीएसटी, मेघालय में वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन एग्रीगेटेड लिमिट कौन से? बेटा बताओ मेघालय का, बताओ सारे बच्चे। वैसे तो आपको पता होगा सर 150 लाख है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय का बताओ, मेघालय में कितना है? लैपटॉप में वीडियोस फ्री वाली नहीं चलेंगी, वैसे तो चल जाएंगी, फ्री वाली नहीं चलेंगी। 75 लाख सर, ओरिजिनल टर्नओवर इज 1.5 करोड़, बट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 50% इज लिवाइड। शुभम कह रहे सर आपसे मिलने के लिए कहां आना पड़ेगा? न्यू दिल्ली सरिता विहार। बेटा न्यू दिल्ली सरिता विहार आना पड़ेगा आपको, गूगल पे डालना केडीसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपको बता देगा पूरा एड्रेस, और वहां पर नंबर भी होगा, कॉल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following activities is neither a supply of goods nor supply of service? करे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सर्विस, फ्यूनरल बरियल और रेंटिंग ऑफ इमोल प्रोडक्ट। बताओ बेटा कौन सा नहीं है? मैंने कहा भाई साहब इस पे टैक्स लगाओगे आप, मतलब लोग मर रहे हैं, फ्यूनरल बरियल सेरेमोनियल, ये ऐसे मतलब ऐसे करोगे आप? नहीं, आगे चलते हैं। फिर अंडर जीएसटी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। बताइए बेटा योगा कैंप में, ये आपके एग्जामिशन वाली मतलब लिमिट से क्वेश्चन आ गया है कि सर योगा कैंप लगाए तो मोदी जी योगा को प्रमोट करते हैं, आप इसे हटाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ हिज टर्नओवर? Person who are required to pay tax under reverse tax compulsory, non-resident taxable person making taxable compulsory, input service distributor। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप हमारी थ्योरी में भी देख सकते हैं, पता है वो थ्योरी पीडीएफ कितने काम की है, उसमें एमसीक्यूज भी कवर्ड होंगे। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको थ्योरी मैजिक पीडीएफ में दे रखी है। सर एग्जाम के बाद आपसे मिलेंगे पक्का। रहते कहां बेटा? गीतांजलि, किसी और स्टेट में तो नहीं रहते? कितने एमसीक्यूज होंगे बेटा? बस खत्म होने वाला है, खत्म 9 पेज बचे हैं बस। इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड, बताइए कैसे? इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कहा बेटा गुड्स के लिए देखो क्या होगा, मैंने कहा गुड्स यहां से भेजूंगा मैं, कह रहे हाँ, एक व्यक्ति लेकर जाएगा ट्रांसपोर्ट में, मैंने कहा हाँ, और एक व्यक्ति रिसीव करेगा, मैंने कहा हाँ। तो कितने होंगे? एक गुड्स सप्लायर के लिए, एक जो आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए, और एक इसके लिए। कह रहे सर सर्विसेज भी क्या ऐसे ट्रक में भर के जाएंगे? मैंने कहा गधे, सर्विसेज ट्रक में भर के नहीं जाती है, वहां पर एक और दो डुप्लीकेट बनता है, गुड्स में ट्रिप्लीकेट बनता है। तो बताओ बेटा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा वाला होगा सर? ट्रिप्लीकेट। और कौन सा वाला होगा? डुप्लीकेट। तो आंसर क्या होगा? ए। हाँ थ्योरी के पीडीएफ में सारे बताए हुए मैंने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी। सारे बच्चे समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है यहां पर। आगे 13 means goods other than imported goods transported in a vessel from one port to another in India। बताइए कौन से गुड्स हैं ऐसे जो कि जिनका आंसर दिया हुआ है? क्या वो प्रोहिबिटेड गुड्स है? मैंने कहा जब ट्रांसपोर्ट हो गए तो प्रोहिबिटेड कहेंगे, है ना। ट्रांसशिपमेंट भी नहीं है, कोस्टल गुड्स होना चाहिए। इसका आंसर एक बार आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अक्षत जो है आंसर आए किस बात पर पता नहीं। सी लिमिटेड एंड इंपोर्टर हैज एन इंपोर्टेड मशीन वैल्यूज यूएसए एफओबी जो वैल्यू है उसके $10,000 है। रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि आरबीआई ने अनाउंस किया है वो 74.7 है। $1 का रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस बाय सीबीएसई वो है 75.6। फ्री ऑन बोर्ड इंडियन रुपीज में क्या होगी? मैंने कहा बताता हूं आपको। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इंडियन, पहले तुम बताओ, चलो फिर मैं बताता हूं, फटाफट से बताओ, तुम बताओ पहले फिर मैं बताता हूं। 13 का एक बच्चा कह रहा है बी, लेकिन मैंने तो 14 पूछा है। 13 का आंसर बता रहे जो मैं 14 पूछ रहा हूं। 13 का आंसर बता रहे हो, बताओ बेटा। सीबीआईसी इंपॉर्टेंट है या आरबीआई? किसकी चलेगी? अरे आरबीआई की चलेगी उसकी सीबीआईसी क्या बोलते हैं इसको? सीबीआईसी की चलेगी। अरे सर सीबीआईसी की चलेगी। आंसर क्या होगा? 7,56,000। बताओ बेटा बताओ। ए आंसर होना चाहिए। चलिए इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉस, तो बताइए कब मिलेगा?
लास्ट लॉट पे, ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पता है आपको, अब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहे तो इसे खुद कर सकते हैं, पर चलो मुझसे बोला है तो मैं ही करवाऊंगा। चलो, एन इंडिविजुअल हैज लॉस अंडर हाउस बटी 2.5 लाख रुपए का फॉर द असेसमेंट ईयर एंड इनकम अंडर द ईयर सैलरी। क्या मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ एडजस्ट कर सकते हो। 14 लाख रुपए में से फटाफट से 2.5 लाख एडजस्ट कर लो। मैंने कहा रुक जाना बेटा, मैक्सिमम लोग जो इंटर हेड एडजस्टमेंट से आप माइनस कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए। प्रॉब्लम ये है, और 115 बीएससी में तो वैसे हटा देंगे उसको, तो आंसर क्या आएगा? 14 लाख। ओल्ड में होता तो मैं एक बार को आंसर कहता, ये वाला आंसर मेरा ओल्ड के लिए है, ओल्ड के लिए। न्यू टैक्स रेजिम में आंसर 14 लाख रुपए होगा, अलाउड ही नहीं बेटा। लैपटॉप के लिए वो ऐप नहीं बना है, फोन के लिए बना है, लैपटॉप में डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ओल्ड टैक्स रेजिम से आंसर है क्या नाम है आपका 14 लाख रुपए, सॉरी ओल्ड टैक्स रेजिम से आंसर है आपका 12 लाख रुपए, न्यू वाले से आंसर है आपका जो न्यू है जिसमें अलाउड ही नहीं है ये सब, ठीक है, सेट ऑफ वगैरह। नेक्स्ट, एन एसएससी एज इनकम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 के इन अ मंथ, हिज बिजनेस स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन 35B। बताओ बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना अलाउड होगा सर? कितना अलाउड था बताओ बेटा? 20 का कितने परसेंट था? 5% ना, तो 4,000 रुपए। राम की एज 64 साल है, उसे इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट 55,000 का। व्हाट इज द अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल इन चैप्टर 6 से? ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 बीएससी 6। कह रहे सर ये 115 बीएससी 6 क्या है? मैंने कहा तुम बस डिडक्शन पे ध्यान दो ना। 115 बीएससी 6 से क्या मतलब? टीटीबी में 50,000 रुपए, अगर वो उसकी एज 54 होती तो टीटीए में 10,000 रुपए की मिल जाती। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ। मिस मोनिका एक फॉरेन नेशनल कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज 2007-8 के लिए, व्हाट अमाउंट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस? मैंने कहा देखो, जब 100 डेज के लिए आते हैं, फॉरेन नेशनल है, तो जिस साल में आई है उस साल में प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है, 182 तो है नहीं, 60 डेज से ज्यादा है, और पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा है। कह रहे हाँ सर, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट तो है, लेकिन जब 7 आउट ऑफ 730 वाली बात आएगी तब नहीं बन पाएगी वो, तो इसका मतलब रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। देखो कितने सिंपल तरीके से, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कितने सिंपल तरीके से बता दिया। जल्दी से बताइए सारे बच्चे, ये वाला समझ में आएगा? फोर्थ वाला, क्योंकि फॉरेन नेशनल है तो एक्सेप्शन में भी कवर नहीं होती, तो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जहां तक मुझे लगता है। आप बताइए बेटा, फोर्थ का ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेटा वो बाय उसके अंदर नहीं है ना, आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउड नहीं सेट ऑफ करने के लिए, न्यू वाले में रमेश, ठीक है। आगे चलें। मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2023 को ही वाज एंटाइटल्ड फॉर अ पेंशन ऑफ 12,500। व्हाट वुड बी हिज इनकम अंडर दैट सैलरी इफ ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ अवेलेबल 115 बीएससी। बताइए इसकी सैलरी कितनी होगी? मैंने कहा पेंशन मिल रही है 12,500 की, और पर मंथ है क्या 1/4 से, नालायक है क्वेश्चन वाले, नालायक है क्वेश्चन वाले, बताता हूं कैसे। और 50,000 की ओल्ड उसमें डिडक्शन मिलेगी। पहली चीज तो ये समझो, पहली चीज तो ये समझो 1/4/2023 से अगर आपको, हाँ अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक, क्वेश्चन ठीक है बेटा। ओल्ड टैक्स रिजीम में होता क्या, कह रहे सर उसे मिल क्या रही है? मैंने कहा पेंशन मिल रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम का मतलब उसने क्या किया? नॉट एक्सरसाइज है, तो 12,500 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से पूरे साल के लिए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 1,50,000। और बाय डिफॉल्ट में नहीं गए हो तो ओल्ड में गए हो तो माइनस करेंगे 50,000 रुपए और आंसर जाएगा 1 लाख रुपए। पर मुझे पक्का पता है उन्हें आंसर कहीं और देना चाहिए था 75,000 का, क्योंकि उसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 256 लाख हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कह रहे पल्लवी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर इन इंडिया एंड अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 12 लाख। व्हाट इज हर एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम? बताओ बेटा एग्रीकल्चर इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम मैंने कहा भाई इन मैन्युफैक्चर ऑफ रबर हो, रबर नहीं आती इंडिया में तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। बताइए बेटा समझ में आया क्या? हाँ हाँ हाँ। As per provision 2117 Central Excise Tax, taxable person means a person who is registered, person who is liable for registered, या दोनों होंगे? मैंने कहा बेटा दोनों होंगे, जो रजिस्टर्ड हो चुका है या liable for registered है वो भी हो ही जाएगा। Which of the following services are exempt under GST? Services by way of artist by performance in a folk or classical dance in a music where consideration charge for such money is not more than 2 लाख। मैंने कहा 2 लाख तो नहीं है शायद, मैंने जहां तक सुना था वो 2 लाख नहीं था, वो 1.5 लाख था। अगर आपको लिमिट याद है तो क्या वो 1.5 लाख ही है? जल्दी से बताइए, कोई बता दी? क्या बता दी बेटा? चलिए तो आंसर क्या होगा? मैंने कहा ये तो नहीं। सर्विस बाय कलेक्शन ऑफ अटल पेंशन योजना, सर्विसेज टू आरबीआई, सर्विसेज टू आरबीआई। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो इस पे टैक्स लगता है, तो हमसे क्या पूछा है? एग्जेम्प्ट कौन सा है? तो ये जो अटल पेंशन योजना है ये वाला एग्जेम्प्ट होगा। टेल यू टेक्निक यूटिलाइज करवाइए प्लीज। बेटा अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। पीडीएफ बेटा कहां मिलेगा? नीचे एक ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ को मैं वहां पर अभी थोड़ी देर में आपको फ्री मटेरियल में ऐड करके दे दूंगा। कह रहे ठीक है। लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज में लीड्स टू, कह रहे क्या हो जाएगा इससे? मैंने कहा इन्फ्लेशन हो जाएगा, गुड्स महंगी हो जाएंगी, और क्या होगा? बताइए यहां तक समझ में आएगा? कह रहे हाँ।
नेक्स्ट सर्विसेज परफॉर्म बाय म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनीज कवर्ड, मैंने कहा कौन से, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो आंसर क्या होगा, यहां पर देखो म्यूजिक कंपोजर एक व्यक्ति है और म्यूजिक कंपनी एक कंपनी है, बताओ बड़ा कौन, बताओ बड़ा कौन। तो वैसे तो सर्विस प्रोवाइडर ये है, लेकिन रिवर्स चार्ज ये कहता है बड़े वाले व्यक्ति को पकड़ लो, तो यहां पर हम कौन सा चार्ज लगा देंगे, रिवर्स चार्ज। इन दिस केस द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन, और मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा, तो आंसर विल बी रिवर्स चार्ज। लॉजिक क्या है, छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति, टिल्लू टेक्निक ढूंढनी है आपको अगर कभी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो गवर्नमेंट किसको आसानी से पकड़ पाएगी, अगर दो व्यक्ति ट्रांजैक्शन में, एक म्यूजिक कंपोजर जो एक व्यक्ति है और एक कंपनी म्यूजिक की, कौन सा जल्दी पकड़ में आ जाएगा कंपनी गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट को जल्दी पकड़ में आ जाता है उसी पर रिवर्स चार्ज लगा देती है। बेटा पेंशन वाला सीधा प्रोविजन है, उसमें क्या बताना मुझे, कौन सा पेंशन वाला, अच्छा वो जो पेंशन आई थी बेटा पूरे साल में जो आपको पेंशन मिल रही है 12,500 पर मंथ की मिल रही है, पूरे साल की पेंशन निकालोगे तो 1.5 लाख आएगी। सैलरी हेड के अंदर पेंशन जाती है, कह रहे हाँ सैलरी हेड के अंदर जाती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आप सैलरी हेड से दोगे 50,000 रुपए की, और कोई इनकम उसकी है नहीं तो 1 लाख रुपए इनकम होगी, इतनी सिंपल सी बात थी बेटा। 6 नंबर गलत है, कौन सा 6 नंबर, कैसे बेटा से कैसे, रगर वाला पॉइंट आपने पूरा नहीं पढ़ा इसका मतलब, इसलिए कह रहे हो आप 6 नंबर गलत नहीं। नेक्स्ट, A registered person paid 11,800 इंक्लूसिव जीएसटी या मोटर कार इंश्योरेंस चार्जेस, बताइए एक रजिस्टर्ड पर्सन ने 11,800 रुपए दिए हैं जीएसटी के, मोटर कार इंश्योरेंस के, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। क्या सप्लायर क्लेम कर सकता है आईटीसी, ना, क्या सप्लायर कैन नॉट क्लेम, कर क्या रहे हो बताओ, पूछा क्या है हमसे, रजिस्टर्ड पर्सन पेड 11,800 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ 18% एज अ मोटर कार इंश्योरेंस एज मोटर कार इंश्योरेंस चार्जेस, तो क्या करना है। तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बेटा, इसका आंसर देखना, मुझे नन ऑफ द अबव लग रहा है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, हाँ। कितनी देर और है, अब 6 पेज है बेटा मेरे पास, बस अब खत्म, इसके बाद लास्ट है, ये लास्ट है, उसके बाद खत्म, ये बेटा लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। तो एक तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक मैं करा दूंगा, ठीक है, एक होमवर्क दूंगा एक मैं करा दूंगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, यार रहा तो फिर लपेट ही देंगे सब कुछ। एग्रीगेट टर्नओवर जो है ट्रेडर तमिलनाडु का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वाज 90 लाख, हेंस ही ऑप्टेड फॉर जीएसटी अंडर 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टैक्सेबल टर्नओवर जो है 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, कंप्राइजिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है 1 करोड़ रुपए की, रेगुलर रेट 5% एंड बैलेंस सप्लाई ऑफ सर्विस जो है बैलेंस 1 करोड़ यानी 10 लाख रुपए की सर्विस है, ठीक है। वट वुड बी ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी निकालो बेटा, 1 करोड़ का निकालेंगे, 1 करोड़, आप भी निकालो 1 करोड़ का, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7, इस पे निकालना है कितना 5%। देखना बेटा आपका कितना आंसर आ रहा है, मेरा गुड्स पे तो आया है, गुड्स पे आ रहा है 50, गुड्स निकालिए बेटा, गुड्स 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 पे निकालिए पहले, कौन सा क्वेश्चन है आप बताओ। मोटर कार की सीटिंग कैपेसिटी नहीं दी क्वेश्चन में, तो उससे क्या होता है बेटा, तो ना तो आंसर ये है ना आंसर ये है, ना लाइक इतनी कम कम अमाउंट कैसे आएगी बेटा, क्या नन ऑफ द अबव आंसर आ रहा है, क्योंकि इतनी कम अमाउंट आ नहीं सकती ना। 1 करोड़ रुपए लगा दो 5% तो कितना हो गया, 1 करोड़ का 5% कितना होता है बताओ जरा, 5 लाख। 1 करोड़ का 5% कितना होता है 5 लाख, तो सारे ही 1 10 1 60 सब कम है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। अब चलते बेटा 13th क्वेश्चन पे, जो कि आपका बताता है जीएसटीआर, इनपुट शेड शेल नॉट बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अनलेस द डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड। तो मैंने कहा बेटा एक आउटवर्ड की रिटर्न होती है, एक इनवर्ड की रिटर्न होती है, तो जो इनवर्ड की रिटर्न होती है वो जीएसटी 2R बी में होती है, जीएसटीआर 2B में होती है, वही लग रहा है, हाँ। फॉर डिटरमाइनिंग द एसेसिबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस चार्जेस वेयर द सेम इज नॉट एसेटेबल टू बी टेकन एज, बताओ बेटा कितना लेते हैं 1.125, ये शायद मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, मुझे पता नहीं हल्का हल्का सा याद है, 1.125 लेते हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्जेस पेबल एड, बताओ बेटा कितने परसेंट, 10%, ये 10% इज कंफर्म, 10% तो कंफर्म है बेटा, क्वेश्चन नंबर बता के नहीं बता रहे आप, दिक्कत यही है, 10% तो है लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा, ठीक है। सारे बच्चे ऐड कर लीजिए। चलो अब बचे हैं बस सिलेबस 2022 के, और आई थिंक सिलेबस 2022 के आप खुद करना चाहोगे, सिलेबस 2022 के। अब बताओ क्या सर सिलेबस 2022 के, हालांकि मन तो नहीं कर रहा, आप करा रहे हो तो मजा ही आ रहा है, तो करवा ही दो सर। लो, सूरज हैज लॉस अंडर द हेड हाउस बेटी 2.5 लाख रुपए का, और इनकम है सैलरी में 4 लाख रुपए की, उसकी टोटल इनकम क्या है। मैंने कहा अगर बाय डिफॉल्ट में चलोगे तो एडजस्ट नहीं कर सकते, तो मैं मान के चल रहा हूं तब तक ओल्ड था तो ओल्ड वाले हिसाब से करते हैं इसको, पुराना वाला है ना। तो 2.5 लाख के हाउस बेटी का लॉस को अगर मैं सैलरी से एडजस्ट करूं तो 4 लाख माइनस मैक्सिमम कितना कर सकता हूं 2 लाख रुपए, तो मेरा आंसर कितना होगा 2 लाख, और बाकी का जो 50,000 रुपए है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। फटाफट से बताइए,
एक बच्चा कह रहा है 13 का टिल्लू टेक्निक बता दो। 13 कौन सा था? इसमें टिल्लू टेक्निक नहीं है ना, एक आउटवर्ड रिटर्न होती है, एक इनवर्ड रिटर्न होती है, फिर एक आप बैलेंस रिटर्न फाइल करते हो। तो ये मेरे हिसाब से 2B आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इनवर्ड के लिए। इसमें कोई टिल्लू टेक्निक वैसे प्रोविजन में टिल्लू टेक्निक बेटा क्या लगाएंगे? तो 2 लाख आंसर आना चाहिए। आपका कितना आ रहा है फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, कितना आ रहा है? 2 लाख। नेक्स्ट, विमल हैड एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर फैक्ट्री 2 लाख और 31 दिसंबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? ओ हो, विमल के बारे में बता नहीं गया है कि वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं, तो मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। और अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 15% लगाऊंगा। अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 15% लगाऊंगा, और 15% आ जाएगा मेरा शायद 30,000 रुपए। लेकिन इसका आधा करना पड़ेगा मुझे। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा? आधा। तो आधा कर दिया मैंने, तो आधा किया मैंने 2 लाख का 15% किया मैंने, और उसका कर दिया आधा, 1/2 यानी 50%, है ना। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 15,000 रुपए। लेकिन मान लो अगर ये मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि 15,000 मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसे टेक्निक समझना, क्योंकि 15,000 मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाकर देता हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर लगता कैसे? 2 लाख का लगेगा, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और कितना था रेट? सॉरी 20% था ना रेट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, और ये भी आधा ही मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या होगा सर? 10,000 रुपए होगा इसका मतलब, सॉरी 20,000 रुपए। 2 लाख का 20% 40, और 40 का आधा कर देंगे तो 20। जिन बच्चों ने मेरे साथ डेप्रिसिएशन की क्लास ली थी वो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा आपने आंसर निकाल के देखा था ना, 15,000 का कोई आंसर ही नहीं है, और नन ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेसिक प्लस एडिशनल लगा के बेटा 35,000 आपका आंसर आना चाहिए। बोलो बेटा समझ में आया? जिसने पीजीबीपी का पार्ट 2 किया था, अनिशा है ना, ऐसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अमन की एज 54 ईयर्स है, उसने 1,50,000 रुपए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज और डिपेंडेंट ब्रदर एंड गेट रिम्बर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर अप टू 80,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? मैंने कहा बेटा जब भी कोई ऐसा बात हो, जब भी कोई ऐसी बात हो, तो आप 1,50,000 तक की एग्जाम्पशन शायद आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। डिपेंडेंट डिसेबल्ड की कितनी ले सकते हैं आप? ये थोड़ा सा करो, क्योंकि फ्लैट डिडक्शन मिलती है आपको, है ना। तो एक बार इसका आंसर बेटा आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। रिम्बर्समेंट से इससे कोई लेना देना, एक बार इसका आंसर चेक करिएगा, ठीक है, क्या दे रहा। मुझे लगता है ऐसे निकाला है इन्होंने, 1,50,000 रुपए का खर्चा है। हमसे पूछो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल। बेटा डिडक्शन तो फ्लैट ही मिलती है, 20,000 रुपए की इकाई की डिडक्शन। तो 1,50,000 रुपए तुमने स्पेंड किए हैं, बाकी तुम्हें जो मिल गए हैं वो कितने हैं? मिल गए हैं तुम्हें। तो मुझे लगता है थोड़ी सी फ्रेमिंग एरर है, फ्लैट होना चाहिए, है ना। हाँ आंसर होगा। अश्विनी लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयड। गद्दार है, ही नेवर विजिटेड फॉरेन कंट्री बिफोर। व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट ईयर 23-24 का? मैंने कहा सितंबर 2022 में गया है, तो 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो पहले मैं चेक कर लूं सितंबर के बाद कितने दिन रहा है। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? 20 को भी अगर इंक्लूड कर दो, 20 को इंडिया से गया है लेकिन माना जाएगा, तो कितने दिन रहकर गया है? 20 दिन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। लो इतने दिन, ये तो आगे वाले दिन है, इतने दिन माइनस कर देंगे, है ना। इतने दिन मैंने सितंबर से आगे वाले काउंट कर लिया, आप पीछे वाले भी काउंट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट चलेंगे, नहीं नीचे नहीं बंद होगा, 15 मिनट में चलेगा। 20 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 माइनस कर दिया मैंने, कितना आ रहा है? तो मैंने कहा सर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो अप्रैल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हैं। 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 20, 173 डेज वो इंडिया में रहा है। 60 डेज उस पर अप्लाई होगा नहीं, तो मजा आ गया। वो क्या निकल के आया बेटा? नॉन रेजिडेंट। सबका आया क्या नॉन रेजिडेंट? बताना जरा। ए आया क्या? फोर्थ का ए, फोर्थ का बी बता रहे हैं सारे बच्चे। आईपैड थोड़ा लो हो गया भाई। फोर्थ का बी बता रहे, बट आई डोंट थिंक बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है बेटा। इतने दिन मैंने निकाले, 173 हुए, जो कि कम है 182 डेज से, और 60 डेज वाली अप्लाई नहीं होगी। आर बता रहे नालायक सोनाली। जब 172 आ रहा है तो वो तो 182 डेज से कम है ना, और 60 डेज वाली लगेगी नहीं। हाँ कंचन, लेकिन आंसर भी बताओ साथ में। उतना तो चल जाएगा 5 मिनट का। ठीक है चले आगे, बोलो बेटा बोलो, क्या आगे चले? हाँ चलिए,
रोहित अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ 1,75,000, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? मैंने कहा वो कल बताऊंगा टैक्स लायबिलिटी वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, पल्लवी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 लाख, व्हाट इज हर एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम? बताओ कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होती है, ज्यादा वाली है कम वाली? जल्दी से बताइए, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, ज्यादा वाली है कम वाली? सारे बच्चे बताएंगे, बैटरी डाउन होती जा रही धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बताओ अभी। सोनाली के लिए पहले एनआर बताया था। व्हाट्सएप पे भेजिए, आपने लास्ट में मैं एक बार डाउट देख लेता हूं, ज्यादा वाली। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में है वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? फटाफट से बताओ, जीएसटी के अंदर कौन सी सर्विसेज बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स की? इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसीडर्ड एज कैसा, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है जो कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इनडायरेक्ट टैक्स, मैं अगर चिप्स खरीदूंगा उस पर 18% या जो भी परसेंट लग रहा है, तो अंबानी जी भी जो चिप्स खरीदेंगे सेम रेट लगेगा। रिक्शे वाला खरीदे अमीर आदमी लगे, जीएसटी सेम रहता है, उसे बोलते हैं रिग्रेसिव, जो भेदभाव नहीं करता है। लेकिन इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो ए आंसर होना चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज हु हैज नॉट पेड टैक्स अंडर 6 पर कवर्ड अंडर, बताओ कौन से चार्ज में कवर होगी? रिवर्स चार्ज में, जीटीए वाली पॉइंट अगर। हाँ सर। आगे, इन केस ऑफ डिस्पोज ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, बताइए क्या क्लेम किया जा सकता है? कैन नॉट क्लेम। जब आउटवर्ड जीएसटी ही अप्लाई नहीं हो रही है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। फटाफट से बताइए, आगे चलते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पर्सन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट टू टेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, बताइए बेटा क्या आंसर है? तो खुद ही बता दिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और कॉम्पोजिशन लेवी है। तो कॉम्पोजिशन लेवी जब भी होती है तो आंसर इज 150 लाख और उसका आधा, और अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो आंसर इज 40 लाख और उसका आधा। ऐसे ध्यान रख लें गुड्स के केस में, ठीक है। आगे चलते हैं। विशाल एक प्रैक्टिसिंग सीएम है, परचेज 3 लैपटॉप, 25,000 is paid GST on each laptop in his name. 2 laptop utilized in his office and other laptop gifted to your sister. What is the amount of ITC? तो ITC किसका मिलेगा? 3 लैपटॉप्स मिले हैं, उसको 25,000 पेड किए हैं जीएसटी पे। बताओ बेटा क्या होगा आंसर? और एक को फ्री में बांट दिया, बताओ गीतांजलि, एक को फ्री में बांट दिया ईच लैपटॉप पे, तो 25,000 इंटू 3 आपने पे किए हैं 75,000। अलाउ कितने होगा? मैंने कहा भाई जो फ्री सैंपल बांटते हैं उस पे अलाउ नहीं करते, तो 25,000 इंटू 2 कर दोगे तो उस पे आपको मिल जाएगा 50,000 रुपए की अमाउंट पर आपको मिल जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? कह रहे हाँ। कह रहे फॉर डिटरमाइनिंग द एसेसिबल वैल्यू एयरफेयर ट्रेन, मतलब कितने मिलेंगे? 14th वाला आंसर बताओ जल्दी से। कह रहे एक्चुअल जो है और 20% ऑफ इज लोअर, तो ये आंसर है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इंपोज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, फटाफट से बताएं एंटी डंपिंग ड्यूटी कहां तक ली जा सकती है? कह रहे मार्जिन ऑफ डंपिंग तक, मार्जिन ऑफ कैरी तक, मार्जिन ऑफ डंपिंग व्हिचएवर इज लोअर, तो इसमें भी सी आंसर है। यहां तक बेटा होता है हमारा खत्म। लास्ट और बच गया है वो आप करेंगे। सेट 2 है ये, मैं आपको आंसर मार्क करके दे दूंगा, या फिर आप निकाल के दे सकते हैं। मार्क भी क्या करना, कहोगे तो मार्क कर दूंगा, वरना कहोगे तो डायरेक्ट दे दूंगा। बोलो बेटा मार्क करके दे दूं क्या? ये लास्ट है, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो इससे अलग होंगे वो प्रोविजन बेस्ड होंगे, और आपका पेपर बढ़िया जाने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जब भी आप सेशन देख रहे हो, कोई नया बच्चा देख रहा है तो लाइक कर दीजिए, तो 300 लाइक हो जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। कंचन बेटा फटाफट से डाउट आप बता रहे थे, तो मैं एक बार आपका डाउट ले लेता हूं, बस बंद ना हो जाए सिस्टम। सर ये दोनों क्वेश्चन भी करा दो इफ हो सके तो। कौन से वाले क्वेश्चंस बेटा? बेटा ये स्पेशल वाला है कंचन, जो आपने बताया ना व्हीकल नंबर वाला, वो स्पेशल वाला है, वो आपको मैं बता दूंगा। स्पेशल वाला क्वेश्चन अभी जस्ट आया था 1-2 अटेम्प्ट पहले, तो आने के चांसेस थोड़े कम है, बट कल मैं बता दूंगा 44 AE में स्पेशल तरीके से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन का ओपनिंग WDV ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर कीपिंग स्टॉक इन ट्रेड ही पेड इतना इतना इतना, है ना। कैलकुलेट द चार्जेबल अंडर दैट PGBP और एप्रोप्रिएट आंसर बताना है आपको। तो ए और बी आप छोड़ दीजिए, बाकी आते हैं सी की बारी। सर ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। गिफ्ट ऑफ एयर कंडीशन, बेटा गिफ्ट और एयर कंडीशन सुनो बेटा कंचन। गिफ्ट ऑफ एयर कंडीशन मैंने अभी शायद सेशन में ही बताया था आपको। आपको कोई भी चीज पर्सनल के इफेक्ट की, कंचन आप सुनो जरा ध्यान से बेटा। अगर मैं आपको कार गिफ्ट कर दूं, कार की वैल्यू 2 लाख रुपए, क्या टैक्स लगेगा? नहीं। मैं आपको वॉच गिफ्ट कर दूं, वॉच की वैल्यू 3 लाख रुपए, क्या टैक्स लगेगा? नहीं। पर्सनल इफेक्ट बेटा, पर्सनल इफेक्ट। कल का टाइम बेटा 8 बजे रखते हैं मेरे हिसाब से, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट। सही रहेगा क्या 8 बजे? या बोलोगे तो 7 बजे कर लूं? मॉर्निंग लाइव का टाइम क्या रहना चाहिए, 8 या 9? अब आप बता दीजिए, मैं यही बना के जाऊंगा, ठीक है। उसमें टैक्स वैक्स निकालना सिखा दूंगा, लास्ट मिनट में कौन से क्वेश्चन ठीक रहेंगे, तब तक आप कर लीजिएगा। अब सेशन कैसा रहा ये बताओ, सेशन कैसा लगा? कंचन समझ में आया क्या? लेकिन वहीं अगर मैं आपको गोल्ड की कोई चीज दे दूं, ज्वेलरी आपको दे दूं,
तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो एयर कंडीशन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन पर टैक्स नहीं लगता बेटा, पर्सनल चीजें हैं। नमन कह रहे हैं कि सर सॉरी फॉर डिसऑनर बट मेरे मतलब लॉ में 72, अकाउंट्स में 78, मैथ्स में 54, इको में 34, 36 बिकॉज एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस था बोल रहे हैं। बेटा बिल्कुल भगवान पे भरोसा रखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं आप पास हो जाओगे और आप मुझसे मिल लेना बाद में, आज लाइव में देख लेना और अभी थैंक यू बोल के जाना, सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों से। मैं आज बोल रहा हूं कि आप पास हो जाओगे, जब आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो इंस्टीट्यूट को ग्रेस देनी पड़ेगी। मैं आज बेटा आज बोल रहा हूं, अब थैंक यू बोलो। 7 बजे रखते हैं, चलो मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं 7 बजे रखते हैं, ठीक है 7 बजे रखते हैं, 7 बजे। तो 7 बजे होगा हमारा जीएसटी वाला, अभी मैं सेशन शेड्यूल करके सारे बच्चों को बता दूंगा। 7 बजे बोल दिया मैंने, ठीक है। आपके पास भी टाइम रहेगा ना, हाँ डाउट्स मैं कल ले लूंगा आपके सेशन खत्म होने से पहले। अभी थोड़े मेरे जो डिवाइसेज है ना वो बैटरी आउट हो रहे हैं और अभी लगाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, बंद होने जाएगा नीचे भी ऑफिस, इसलिए पोल नहीं बेटा 7 बजे डन है, 7 बजे बोल दिया मैंने, ठीक है। पोल की जरूरत नहीं है इसमें, उठ जाना टाइम से। एक अपलोड नहीं हुई है अभी तक, एक भी अपलोड नहीं हुई। प्रिंस बेटा तुमने कहा था कर दोगे, इसलिए अब ध्यान रखना, तुमने कहा था कर दोगे, जब से मैंने भेजी है तब से लगा देते तो कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर। बट आज लेट तक पढ़ेंगे तो 7 उठेंगे, तो बेटा कुछ बच्चों का ना सेंटर लेट है, थोड़ा दूर है। चलो 8 रख देते हैं, चलो मैं पोल ही कर देता हूं यार, तुम लोग मानोगे नहीं। पोल टेलीग्राम पे पोल कर दूंगा, हो जाओगे बेटा नमन पास। पहले मैं पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मॉर्निंग लाइव 7 AM या 8, रात को पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से सही कह रही है एक बच्ची की, रात को तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, तो सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ पाएंगे। दोनों ही लॉजिक है बेटा। आपने इतने सारे बच्चों के सामने बोला था प्रिंस, याद रखना, आपने इतने सारे बच्चों के सामने बोला था कि सर मैं कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो उसमें हमारी गलती नहीं है, मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। भाई सेशन को लाइक कर दो, 300 लाइक पहुंचा दो सेशन एंड होने से पहले। स्लैबरेट सेंटर दूर है बेटा। मैं आपको जो चैप्टर्स के क्वेश्चन है उसके PYQs करा दूंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा डर निकल जाएगा जीएसटी से। अभी 7 बजे जीत रहा है, चलो गीतांजलि भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, गुड, वरना कल ये बच्चे लाइव आएंगे और मैं तुम्हें डांट खिलवा दूंगा नहीं तो, ठीक है। चलें क्या, चलो ठीक है, लेकिन 7 बजे जीत रहा है, पता है आपको 52% वोट इज फॉर 7 AM। भाई देखो पोल के बेस पे जाऊंगा मैं तो, अब 7 AM के पोल 54% हो गए हैं बेटा। एग्जाम के बाद आराम से सोएंगे, यही एडवाइस है मालिक बेटा, और जो भी आप कर रहे हो आपको भगवान सफलता देगा। हालांकि लॉजिक ये भी है कि बच्चे रात को भी पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी उठेंगे कैसे, ये भी बात सही है। चलो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। 7 बजे उठ जाओगे तो पढ़ लेना, है ना, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। आज रात को मैं लाइव शेड्यूल करके सोऊंगा, एक बार घर पे देख लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा यूट्यूब पे लाइव या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या हमारे ऐप पे ही अपडेट कर दूंगा टेक्स्ट फ्री क्लास बैच में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में स्लैब बेटा वो 4 लाख वाला होगा, अप टू 4 लाख वाला, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15, 20 वो वाला। कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में देख लेना। गीतांजलि कह रहे 2 दिन बाद सो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा 7:30 कर दो, भूमि कह रही है।